हेलो एवरीवन, मेरा नाम है ट्विंकल और आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर सेल डिवीजन। तो इसके रिगार्डिंग जितने भी कॉन्सेप्ट है कवर करेंगे और लास्ट में क्वेश्चंस को भी देखेंगे। ठीक है, तो चलो चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। देखने वाले हैं यहाँ पे सेल डिवीजन। सेल डिवीजन का मतलब क्या होता है? एक सेल का दो सेल में डिवाइड हो जाना, दैट इज कॉल्ड एज सेल डिवीजन। दैट इज डिवीजन ऑफ सेल्स इनटू न्यू सेल्स इज कॉल्ड एज सेल डिवीजन। ठीक है, सेल डिवीजन हमारे शरीर में क्यों होता है? जैसे मान लो कोई इंसान का कोहनी चला गया, ठीक है, तो क्या होगा कि वहाँ के सेल्स जो डैमेज हुए हैं, तो जो डैमेज सेल्स है वो तो चले गए। अब वहाँ पे न्यू सेल्स लाने के लिए, उस जगह पे न्यू सेल्स लाने के लिए सेल डिवीजन होना जरूरी है, ताकि जो डैमेज सेल, जो इंजरी के दौरान जो डैमेज सेल्स वहाँ से चले गए हैं, उस सेल्स को वापस लाने के लिए हमें तो सेल डिवीजन करना पड़ेगा। तो उसके आसपास के सेल्स जो डैमेज नहीं थे उनमें सेल डिवीजन होगा, ताकि जो सेल्स जो इंजरी के दौरान सेल्स जो खराब हो गए, जो डैमेज हो गए, उसको रिप्लेस किया जा सके। तो पहला रीजन समझ में आया, सेल रिपेयर में सेल डिवीजन काम आता है। ठीक है, दूसरा होता है ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनिज्म, यानी कि अगर आपको पता है कि एक जाइगोट से ही हम पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म बनते हैं। अगर आपको नहीं पता ये जाइगोट कैसे बना है तो आपको बता देते हैं कि एक मेल गैमेट होता है दैट इज स्पर्म, और फीमेल गैमेट होता है जैसे कि ओवम, यानी कि ओवम। ठीक है, तो स्पर्म और ओवम का फ्यूजन से जाइगोट बनता है। इस जाइगोट से पूरा का पूरा बच्चा बन जाना, इस जाइगोट से पूरा का पूरा बच्चा बन जाना, ये कैसे पॉसिबल हो पाया है? सेल डिवीजन की वजह से। मतलब इस जाइगोट में कॉन्टिन्यूस सेल डिवीजन चलता है, जिसके वजह से, कॉन्टिन्यूस सेल डिवीजन की वजह से पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म बन जाता है, पूरा का पूरा बच्चा बन जाता है। अब ये बच्चा से एक अडल्ट ऑर्गेनिज्म कैसे बनता है वो समझो। यहाँ पर भी सेल डिवीजन होता है, यहाँ पर भी कंटिन्यूस सेल डिवीजन की वजह से हमारे बॉडी के जितने भी पार्ट्स होते हैं वो ग्रो करते हैं और हम एक अडल्ट ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो दूसरा समझ में आया, ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनिजम्स में रोल होता है सेल डिवीजन का। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है दैट इज फॉर गैमेट फॉर्मेशन, यानी कि मेल में मेल गैमेट का बनना दैट इज स्पर्म का बनना, और फीमेल में फीमेल गैमेट का बनना दैट इज ओवम का बनना, ये भी सेल डिवीजन के द्वारा ही होता है। ठीक है, अब ये क्यों होता है, कैसे होता है, क्यों होता है वो तो पता है ऑब्वियसली। बेसिकली जाइगोट बनता है और बच्चा बनाने के लिए आपको मेल और फीमेल गैमेट शरीर में बनना जरूरी होता है। बट ये स्पर्म और ओवम बनते कैसे है सेल डिवीजन से, ये आगे पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, तो अभी बस इतना आपको क्लियर होना चाहिए कि सेल डिवीजन हमारे शरीर में होता है सेल रिपेयर के लिए। कहीं पर भी आपका चोट लग गया तो उस सेल को रिपेयर करने के लिए जरूरी होता है सेल डिवीजन। ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ के लिए जरूरी होता है, गैमेट के फॉर्मेशन के लिए जरूरी होता है। अब हम लोग इस चैप्टर को कॉन्सेप्ट्स में पढ़ने वाले हैं, तो चलो देखते हैं कि पहला कॉन्सेप्ट क्या है। सबसे पहला कॉन्सेप्ट है कि हम लोग इस चैप्टर में जानेंगे जीन के बारे में। जीन क्या होता है? देखो, ये आपका पूरा डीएनए है, ये आपका पूरा डीएनए है। तो डीएनए का ही भाग को हम लोग जीन बोलते हैं। तो डीएनए का सारा भाग को जीन नहीं बोलते हैं। डीएनए का वो भाग जो किसी इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है उसे हम जीन कहते हैं। माने इसका मतलब ये है, जैसे समझो कि ये आपका सेल है, ठीक है, ये कोई सेल है, इसके अंदर न्यूक्लियस होता है और यहाँ पे आपका डीएनए प्रेजेंट होता है, ये आपका डीएनए प्रेजेंट होता है। तो देखो, लेट सपोज करो इस कोई एरिया में किसी कोई प्रोटीन का रिक्वायरमेंट है इस एरिया में, ठीक है, तो ये एरिया में प्रोटीन का रिक्वायरमेंट का इंफॉर्मेशन जाएगा हमारे डीएनए के पास। और ये डीएनए बेसिकली क्या करेगा, जहाँ पे जैसे मान लो ये डीएनए का स्ट्रक्चर है, अब ये जगह पे उसका जीन प्रेजेंट है, ये प्रोटीन बनने का जीन यहाँ पे प्रेजेंट है। तो ये जीन अपने आप को एक्सप्रेस करेगा, यहाँ पे जो जीन प्रेजेंट है वो अपने आप को एक्सप्रेस करेगा और क्या बनाएगा, प्रोटीन बनाएगा। ठीक है, ये एक्सप्रेस करके प्रोटीन बनाएगा। अब कैसे इसका एक्सप्रेशन होता है, कैसे इस जगह में वो इंफॉर्मेशन छुपा रहता है जिससे प्रोटीन बनता है, वो हम आगे चैप्टर में आगे आने वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे। ठीक है, यानी कि अगर बात करें तो इस डीएनए के अंदर सारा वो इंफॉर्मेशन छुपा हुआ है जो कि एक सेल के अंदर किसी चीज़ का रिक्वायरमेंट होता है, तो उसको बनाने के लिए उसका बेसिकली इंफॉर्मेशन इसके अंदर ही छुपा हुआ होता है। प्लस अगर हम अपने पेरेंट्स से कुछ कैरेक्टर्स एक्वायर करते हैं तो वो कैरेक्टर्स का बेसिकली इंफॉर्मेशन इसी जीन में प्रेजेंट होता है, इसी बेसिकली डीएनए में जीन में प्रेजेंट होता है, डीएनए का जीन वाला पार्ट में प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो जीन में ही वो इंफॉर्मेशन स्टोर होता है जिसके वजह से हम अपने पेरेंट्स से सिमिलर दिखते हैं, उसका इंफॉर्मेशन जीन में प्रेजेंट होता है। इसलिए जीन को बोलते हैं बेसिक यूनिट ऑफ हेरिडिटी।
ठीक है। और इसे फंक्शनल पार्ट ऑफ डीएनए इसलिए बोलते हैं क्योंकि डीएनए का पूरा पार्ट कुछ फंक्शन को परफॉर्म नहीं करता है। डीएनए का वो भाग जिसके अंदर इंफॉर्मेशन स्टोर्ड होता है उसे हम जीन कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया जीन के बारे में। तो डीएनए के अंदर बेसिकली देखो, ये डीएनए के अंदर सारा पार्ट में कुछ इंफॉर्मेशन स्टोर्ड हो ऐसा जरूरी बिल्कुल भी नहीं है। वो पार्ट जिनमें कुछ इंफॉर्मेशन स्टोर्ड होता है उस पार्ट को हम लोग जीन कहते हैं। समझ में आ गया जीन किसे कहते हैं। अब हम लोग मूव करने वाले सेकेंड कॉन्सेप्ट की तरफ। ठीक है, अब देखो सेकेंड कॉन्सेप्ट में हम लोग पढ़ेंगे डीएनए, क्रोमैटिन और क्रोमोसोम क्या होता है। ठीक है, और ये देखेंगे कि डीएनए कैसे पैक होता है एक सेल के अंदर, यानी कि एक सेल के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर डीएनए किस प्रकार से प्रेजेंट होता है वो सेकंड कॉन्सेप्ट में हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, देखो डीएनए का लेंथ बहुत बड़ा होता है। ये लेंथ डीएनए अगर एक सेल के अंदर प्रेजेंट होने वाले डीएनए का अगर लेंथ देखें तो वो काफ़ी बड़ा है एज़ कम्पेयर टू उस न्यूक्लियस के। माने एक सेल के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, उसके अंदर हमारा डीएनए प्रेजेंट होता है, तो ये डीएनए का लेंथ काफ़ी बड़ा है एज़ कम्पेयर टू न्यूक्लियस के। ठीक है, न्यूक्लियस जो होता है एक सेल के अंदर उसका बेसिकली उसका जो रेंज होता है वो 10⁻⁻6 मीटर का होता है। मतलब इसका साइज़, इसका डायमेंशन लगभग 10⁻⁻6 मीटर का होता है और डीएनए का टोटल लेंथ 2.2 मीटर का होता है। मतलब आपको बस वैल्यू नहीं याद करना, आप ये समझो, यहाँ पे हम आपको ये समझाना चाह रहे हैं कि न्यूक्लियस कितना छोटा है एज़ कम्पेयर टू द लेंथ ऑफ डीएनए। लेंथ ऑफ डीएनए से न्यूक्लियस का साइज़ बहुत छोटा होता है, इसीलिए हम बेसिकली डीएनए को न्यूक्लियस के अंदर नहीं रख सकते। तो हम क्या करते हैं, इसको न्यूक्लियस के अंदर पैक करके रखते हैं। देखो उसका पैकिंग किस प्रकार से होता है, यहाँ पे आप देख सकते हो। ये डीएनए था, उसको हम काफ़ी मोड़ रहे हैं, उसको पैक करके रख रहे हैं किसके साथ, बेसिक प्रोटीन के साथ। ये प्रोटीन्स होते हैं जिनके साथ हम डीएनए को मोड़ के रखते हैं। मतलब लेट सपोज करो ये एक प्रोटीन है और यहाँ पे ये डीएनए है, तो डीएनए को इसके आसपास ऐसे मोड़ के रखते हैं। ऐसे बहुत सारे प्रोटीन्स होते हैं, जैसे यहाँ पे एक प्रोटीन हो गया, यहाँ पे एक प्रोटीन हो गया, यहाँ पे एक प्रोटीन हुआ, तो सबके अराउंड डीएनए को हम लोग इस तरह से पैक करके रखते हैं, इस तरीके से पैक करके रखते हैं ताकि वो छोटे से स्पेस में इतना बड़ा लेंथ का डीएनए आ सके। ठीक है, तो वो जो स्ट्रक्चर जो पैकिंग के बाद बनता है, डीएनए के पैकिंग के बाद जो स्ट्रक्चर बनता है उसे हम क्रोमैटिन कहते हैं। ठीक है, क्रोमैटिन से क्रोमोसोम भी बनता है। मतलब एक डीएनए से क्रोमैटिन बनता है। क्रोमैटिन क्यों बना, क्योंकि डीएनए न्यूक्लियस के अंदर नहीं रह सकता, उसको अच्छे से पैक करके रखने के लिए न्यूक्लियस के अंदर हम क्रोमैटिन के फॉर्म में रखते हैं डीएनए को। और क्रोमैटिन से क्रोमोसोम क्यों बनता है ये रीज़न हम लोग आगे देखने वाले हैं। लेकिन आप ये समझो कि क्रोमैटिन को भी और फर्दर कंडेंस करके रखा जा सकता है क्रोमोसोम के फॉर्म में। समझे, मतलब डीएनए ऐसे खुले सेल्स के अंदर प्रेजेंट नहीं होता, वो नॉर्मली क्रोमैटिन के फॉर्म में प्रेजेंट होता है, या फिर उसको और फर्दर पैक करते हैं हम तो वो क्रोमोसोम बनाता है। ठीक है, तो आपको अगर कोई क्वेश्चन पूछे क्या ये क्रोमोसोम के अंदर डीएनए प्रेजेंट है, यस ऑब्वियसली प्रेजेंट है, क्योंकि ये क्रोमोसोम अगर आप देखो तो उसके अंदर डीएनए और प्रोटीन का ही ये दोनों के मिलने से ही तो क्रोमोसोम बना है। प्रोटीन और डीएनए ये दोनों को ही तो हम लोग और कंडेंस फॉर्म में और हम लोग उसको मोड़ के रख रहे हैं, तो उसे तो ही तो क्रोमोसोम बोलते हैं ना, उसे ही तो क्रोमोसोम बोलते हैं। इसीलिए क्रोमोसोम में डीएनए भी होता है प्लस ये प्रोटीन्स भी प्रेजेंट होता है इस क्रोमोसोम के अंदर। ठीक है, अगर आप पैकिंग को और अच्छे से समझना चाहते हो कि डीएनए से किस प्रकार से क्रोमैटिन और क्रोमोसोम बना है, तो आप इस स्ट्रक्चर को देखो पहले ये डीएनए इस प्रकार से प्रेजेंट था, फिर ये कुछ प्रोटीन की मदद से इसको हम लोग और हाईली कोयल करके रखते हैं न्यूक्लियस के अंदर, इसको और हाईली कोयल करके रखते हैं, और इस बेसिक प्रोटीन के द्वारा कोयल होने के बाद जो स्ट्रक्चर बनता है उसे हम क्रोमैटिन कहते हैं। ठीक है, अब इस क्रोमैटिन को देखो, क्रोमैटिन को और फर्दर कंडेंस किया गया है और छोटे से स्पेस में रखने का कोशिश किया गया है, और इसको डीएनए को बेसिकली और छोटे से स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करने का कोशिश किया गया है, और उस छोटे से स्ट्रक्चर को हम लोग क्रोमोसोम बोल रहे हैं। तो इस क्रोमोसोम में डीएनए प्रेजेंट है, प्लस ये जो प्रोटीन जिसके अराउंड डीएनए मुड़ के रखा हुआ है, ये प्रोटीन भी इसके अंदर प्रेजेंट है, प्लस डीएनए भी प्रेजेंट है।
ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है एग्जाम में कि क्रोमोसोम में क्या प्रेजेंट होता है, तो आप बोलना डीएनए प्लस प्रोटीन। क्लियर है? अब देखो इस चीज को क्लियर करने के लिए एक चीज और समझो, दैट इज डीएनए में अगर हिस्टोन प्रोटीन, देखो ये जो प्रोटीन यहाँ पे प्रेजेंट है ना, जिसके अराउंड डीएनए मुड़ के रखा हुआ है, डीएनए मुड़ा हुआ है इसके अराउंड, इस प्रोटीन को हम लोग हिस्टोन प्रोटीन बोलते हैं। ठीक है, तो ये डीएनए, देखो ये चीज समझ लो, डीएनए में क्या प्रेजेंट होता है, जीन प्रेजेंट होता है, जिनके पास इंफॉर्मेशन स्टोर होता है कि सेल्स के अंदर किस किस चीज़ों का सिंथेसिस होना चाहिए। ठीक है, तो इस जीन के अंदर इंफॉर्मेशन स्टोर्ड है और वो जीन कहाँ प्रेजेंट है, डीएनए में प्रेजेंट है। और ये डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन दोनों मिलकर क्या बनाता है, क्रोमैटिन बनाता है। और क्रोमैटिन का हाईली कंडेंस्ड फॉर्म, मतलब इसको अगर आप और ज़्यादा मोड़ोगे तो उससे क्या बनेगा, क्रोमोसोम बनेगा। क्लियर है? तो ये चीज़ आप याद कर लेना। तो अब हम लोग देखने वाले हैं कुछ पॉइंट्स क्रोमोसोम के रिगार्डिंग। ह्यूमंस के अंदर 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। ठीक है, ह्यूमंस के अंदर 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, या फिर 23 पेयर भी बोल सकते हो आप, कि 23 जोड़े प्रेजेंट होते हैं या 46 क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि ये एक जोड़ा है क्रोमोसोम का, ये एक जोड़ा को रिप्रेजेंट कर रहा है, उसी प्रकार से 23 पेयर्स प्रेजेंट है क्रोमोसोम्स के हमारे शरीर के अंदर। ठीक है, अब ये क्रोमोसोम्स में जो सेंटर में प्रेजेंट होता है ना, इस प्रकार से जो स्ट्रक्चर है, इसे हम सेंट्रोमियर कहते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, सेंट्रोमियर। तो हमारे पास 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट है, उनमें से जो 22 पेयर है, 22 पेयर मतलब कि 44 क्रोमोसोम्स। तो 44 क्रोमोसोम्स या 22 पेयर को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑटोसोम बोलते हैं। ये हमारे फिनोटाइपिक कैरेक्टर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है, यानी कि हमारे स्किन कलर के लिए, हमारा आई कलर के लिए, हमारे हेयर कलर के लिए, ये सब के लिए रिस्पॉन्सिबल जो क्रोमोसोम्स होते हैं, ये यही 22 क्रोमोसोम्स होते हैं। ठीक है, और जो एक पेयर क्रोमोसोम्स बचा, वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं इंसान का सेक्स डिटरमाइन करने के लिए, यानी कि वो मेल है या फीमेल, ये डिटरमाइन होता है 1 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स से। ठीक है, तो 1 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स को क्या बोलते हैं, एलोसोम्स बोलते हैं या सेक्स क्रोमोसोम्स बोलते हैं। ठीक है, तो ये 22 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स, चाहे मेल हो चाहे फीमेल, ये 22 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स जिसको हम लोग ऑटोसोम बोल रहे हैं, ये सेम होता है मेल या फीमेल में, लेकिन ये 1 पेयर अलग होता है। अगर ये 1 पेयर में एक क्रोमोसोम एक एक्स है और दूसरा क्रोमोसोम भी एक्स है, तो उसमें हम लोग बोलते हैं कि वो फीमेल है। अगर एक क्रोमोसोम एक्स है और दूसरा वाई क्रोमोसोम है, तो हम लोग बोलेंगे कि वो इंसान मेल है। ठीक है, तो मेल है या फीमेल ये कैसे डिसाइड होता है, एक पेयर ऑफ क्रोमोसोम से डिसाइड होता है। अगर एक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट है तो फीमेल होगा, और एक्स वाई क्रोमोसोम है तो मेल होगा। क्लियर है क्रोमोसोम के बारे में? अब देखो यहाँ पे एक चीज़, अब यहाँ पे ये देखो कि अगर 22 एलोसोम्स हैं, देखो इसको एलोसोम्स नहीं, ऑटोसोम्स, ये 22 यहाँ पे ऑटोसोम्स प्रेजेंट है, उसके साथ अगर एक्स क्रोमोसोम होगा तो वो कहलाएगा फीमेल। वो क्या कहलाएगा, फीमेल। अगर 22 ऑटोसोम्स है प्लस अगर एक्स वाई क्रोमोसोम है तो वो कहलाएगा मेल। क्लियर है यहाँ तक? अब यहाँ से देखने वाले हम लोग नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेक्स ऑफ बेबी। मतलब माँ के गर्भ में जो बच्चा पल रहा है वो मेल है या फीमेल, वो कौन डिसाइड करता है, मेल पेरेंट डिसाइड करता है या फीमेल पेरेंट डिसाइड करता है, वो देखने वाले हैं। तो आंसर आप देख सकते हो कि मेल पेरेंट डिसाइड करता है। अब कैसे डिसाइड करता है वो सवाल है। देखो मेल और फीमेल में डिफरेंस क्या होता है कि मेल में XY क्रोमोसोम्स है और फीमेल में XX क्रोमोसोम है, और बाकी जो 22 जोड़े क्रोमोसोम्स के प्रेजेंट है वो तो सिमिलर होते हैं मेल फीमेल में। डिफरेंस तो लास्ट 1 पेयर में होता है, मेल में XY होता है और फीमेल में XX होता है। ठीक है, तो अगर गैमेट्स बनते हैं ना, जब गैमेट्स बनते हैं, जब ये मेल के शरीर के अंदर जब मेल गैमेट्स बनेंगे, तो उस मेल गैमेट्स के अंदर बेसिकली या तो ये एक्स क्रोमोसोम जा सकता है या ये वाई क्रोमोसोम जा सकता है। ठीक है, अगर फीमेल के अंदर भी गैमेट्स बनेंगे, अगर फीमेल के अंदर भी फीमेल गैमेट्स बनेंगे, तो उनमें या तो ये एक्स जा सकता है या तो ये एक्स जा सकता है। तो आप देख सकते हो फीमेल चाहे किसी भी केस में हमेशा XX ही डोनेट कर रही है, लेकिन मेल की बात करें तो मेल X और Y दोनों ही दे सकता है, मतलब कि X भी दे सकता है या Y भी दे सकता है। तो चलो केस 1 देखते हैं, जब मेल X देता है। ठीक है, जब मेल अपना X क्रोमोसोम देता है तो उसमें जो बच्चा बनता है उसका क्या क्रोमोसोम होगा, फीमेल तो X दे दी,
फीमेल तो हर केस में एक्स ट्रांसफ़र कर रही है, अगर मेल एक्स देता है तो जो बच्चा बनेगा वो फीमेल बनेगी, ठीक है। उसमें से एक बेसिकली एक क्रोमोसोम मेल से आता है, एक क्रोमोसोम फीमेल से आता है। तो ये जो बच्चा बनेगा ये फीमेल बना, ये किस बात पे निर्भर किया कि मेल ने क्या ट्रांसफ़र किया, मेल ने एक्स ट्रांसफ़र किया, इसीलिए ये जो बच्चा बना वो फीमेल बनी है, ठीक है। अब केस सेकंड, जब मेल वाई क्रोमोसोम ट्रांसफ़र कर रहा है, ठीक है, तो जब ये वाई क्रोमोसोम ट्रांसफ़र करेगा मेल, तो ये फीमेल तो हमेशा एक्स ट्रांसफ़र करेगी, तो एक्स ट्रांसफ़र तो फीमेल से हुआ है और ये वाई ट्रांसफ़र हुआ है मेल से, ठीक है, ये ट्रांसफ़र हुआ है वाई मेल से, तो इसमें जो बच्चा बनेगा वो मेल बनेगा। तो आप ये देखो कि मेल क्या ट्रांसफ़र कर रहा है, कौन सा क्रोमोसोम ट्रांसफ़र कर रहा है, इस बात पे निर्भर कर रहा है कि जो बच्चा का सेक्स होगा वो क्या होगा, ठीक है, वो इस बात पर डिपेंड करता है कि मेल कौन सा क्रोमोसोम ट्रांसफ़र करता है, ठीक है। तो इससे हम लोग क्या कंक्लूजन निकाले कि मेल रिस्पॉन्सिबल फॉर सेक्स ऑफ बेबी, बच्चा का सेक्स के लिए रिस्पॉन्सिबल क्या होता है, मेल रिस्पॉन्सिबल होता है कि वो बच्चा मेल होगा या फीमेल होगा। क्लियर है यहाँ पे। अब हम लोग देखने वाले हैं कि क्या क्या डिजीजेज होते हैं क्रोमोसोम से रिलेटेड, ठीक है, क्या क्या डिजीजेज होते हैं क्रोमोसोम से रिलेटेड। देखो, हमारे शरीर के अंदर 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। अब ये 46 क्रोमोसोम्स में अगर 47 क्रोमोसोम्स कैसे भी हो गए, मान लो कोई एक बच्चा बना जिसके शरीर के अंदर 47 क्रोमोसोम्स आ गए, तो वो 46 क्रोमोसोम्स अगर मेल के अंदर आते हैं, मतलब नॉर्मली तो 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम अगर एक्स आ गया मेल के अंदर, यानी कि एक्स वाई तो नॉर्मली प्रेजेंट था मेल में, अगर एक एक्स्ट्रा एक्स आ गया तो उससे क्या होगा, उससे एक डिजीज़ होगा मेल के अंदर, और उस डिजीज़ को हम लोग कहते हैं क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम। क्या कहते हैं, क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम, ठीक है। और इसमें क्या होगा, एक एक्स्ट्रा एक्स आने की वजह से मेल में उसका कैरेक्टर्स फीमेल की तरह होने लगेंगे, कुछ कुछ कैरेक्टर्स फीमेल की तरह उसके ऑब्जर्व होंगे आपको, ठीक है। तो सम फीचर्स कम्स लाइक फीमेल इन मेल, मतलब मेल के अंदर कुछ फीमेल की तरह फीचर्स आने लगेंगे इस बेसिकली ऑर्गेनिज्म के अंदर, इस बेसिकली मेल के अंदर जिसमें एक एक्स्ट्रा एक्स आया हुआ है, ठीक है। अगर एक एक्स क्रोमोसोम कम हो जाते हैं फीमेल में, हम लोग के शरीर में 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, अगर एक क्रोमोसोम कम हो गया तो कितना हुआ, 45 क्रोमोसोम बचा। अगर ये फीमेल के अंदर हो रही है, यानी कि अगर फीमेल के अंदर तो हम जानते हैं कि एक्स एक्स होता है, अगर एक एक्स क्रोमोसोम कम हो गया फीमेल में, ओ को क्या ओ से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ओ क्या यहाँ पे दर्शा रहा है, ओ ये दर्शा रहा है कि यहाँ पे एक एक्स क्रोमोसोम मिसिंग है, ये मिसिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है। एक एक्स तो उसके पास प्रेजेंट है लेकिन एक एक्स क्रोमोसोम उसके पास प्रेजेंट नहीं है, वो एब्सेंट है। तो ऐसे फीमेल को एक डिजीज होता है जिसे हम कहते हैं टर्नर सिंड्रोम, ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, टर्नर सिंड्रोम। तो क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम और टर्नर सिंड्रोम क्या होता है ये आपको क्लियर होना चाहिए। अब एक और डिजीज है जिसे हम कहते हैं डाउन सिंड्रोम, ठीक है। ये डाउन सिंड्रोम क्या होता है, ये डाउन सिंड्रोम होता है, हमारे शरीर में आपको पता है कि टोटल 46 क्रोमोसोम्स है, तो 46 क्रोमोसोम्स में जो 21 नंबर का क्रोमोसोम है ना, उस 21 नंबर का क्रोमोसोम का एक्स्ट्रा कॉपी बन जाता है। अगर 21 नंबर के क्रोमोसोम का एक्स्ट्रा कॉपी बन जाएगा, यानी कि टोटल क्रोमोसोम 47 हो जाएगा, तो उस केस में एक डिजीज होता है जिसे हम डाउन सिंड्रोम बोल रहे हैं, ठीक है। तो क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम किस में होता है, मेल में होता है, एक एक्स्ट्रा एक्स आने की वजह से मेल में डिजीज होता है क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम। फीमेल में टर्नर सिंड्रोम होता है, फीमेल में टर्नर सिंड्रोम में एक एक्स मिसिंग होने की वजह से टर्नर सिंड्रोम होता है। और डाउन सिंड्रोम क्यों होता है, क्योंकि 21 नंबर का क्रोमोसोम का एक एक्स्ट्रा कॉपी बन जाता है, 21 नंबर का क्रोमोसोम का एक्स्ट्रा कॉपी बनने की वजह से टोटल क्रोमोसोम 47 हो जाता है, और वैसे डिजीज को क्या बोलते हैं, हम डाउन सिंड्रोम कहते हैं, ठीक है। तो सारे डिजीजेज आपको क्लियर होने चाहिए, 3 डिजीजेज अब अपने ध्यान में रखना। अब हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ, दैट इज कॉन्सेप्ट नंबर 3। इसमें देखो, आप ये चीज़ दिमाग में रखना हमेशा कि डीएनए कभी भी न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट नहीं होता, डीएनए हमेशा क्रोमैटिन के फॉर्म में प्रेजेंट होता है। आपको अगर कोई बोले कि डीएनए इस तरह से खुले कभी प्रेजेंट हो सकता है न्यूक्लियस के अंदर, तो आप बोलना नहीं, डीएनए हमेशा क्रोमैटिन के फॉर्म में ही न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है, और ये 98% टाइम में यही होता है। मतलब 98% टाइम में बेसिकली डीएनए क्रोमैटिन के फॉर्म में ही प्रेजेंट होता है। हमारे शरीर में जितने भी सेल्स होते हैं, जितने भी सेल्स, स्किन सेल्स, हार्ट के सेल्स, लंग्स के सेल्स, लीवर के सेल्स, सारे सेल्स के अंदर डीएनए क्रोमैटिन के फॉर्म में ही प्रेजेंट है। ये चीज़ ध्यान रखो,
डीएनए हमेशा क्रोमैटिन के फॉर्म में ही प्रेजेंट है। तो डीएनए क्रोमोसोम के फॉर्म में कब प्रेजेंट होता है? डीएनए क्रोमोसोम के फॉर्म में तभी प्रेजेंट होता है जब सेल को डिवाइड करना रहता है। सेल को, अगर ये सेल को डिवाइड करना है ना, तो ये क्या करेगी, अपना डीएनए जो क्रोमैटिन के फॉर्म में है उसको और फोल्ड कर देगी, उसको और फोल्ड करके उसको क्रोमोसोम में कन्वर्ट कर देगी। ठीक है, पहले मेरे बातों पर ध्यान दो, इस सब यहाँ पे जो लिखा हुआ उस पर मत ध्यान दो अभी। ठीक है, हम क्या बोले कि यहाँ पे जो क्रोमैटिन है जब सेल डिवाइड करती है तो यही क्रोमैटिन क्रोमोसोम में कन्वर्ट हो जाता है। अब यहाँ पे जो क्रोमैटिन प्रेजेंट है, एक सेल के अंदर जितने भी धागे न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होते हैं वो सारे धागे जब सेल डिवाइड करती है तो 46 क्रोमोसोम्स में डिवाइड हो जाते हैं। मतलब ये पूरा एक धागा 46 क्रोमोसोम्स में डिवाइड हो जाता है जब सेल डिवाइड करता है उस समय पे। क्लियर है? देखो यहाँ पे स्किन सेल है, स्किन सेल में डीएनए किस फॉर्म में प्रेजेंट है? क्रोमैटिन के फॉर्म में प्रेजेंट है। जब सेल डिवाइड करती है तो यही क्रोमैटिन कन्वर्ट हो जाता है 46 क्रोमोसोम्स में। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे क्रोमैटिन कन्वर्ट हो गया 46 क्रोमोसोम्स में। क्लियर है? अब हम लोग देखने वाले हैं सेल डिवीजन का टाइप। ठीक है, सेल डिवीजन बेसिकली दो तरह का होता है, एक माइटोसिस और एक मियोसिस। ठीक है, माइटोसिस क्या होता है? माइटोसिस को हम लोग इक्वेशनल डिवीजन बोलते हैं और मियोसिस को रिडक्शनल डिवीजन। माइटोसिस को इक्वेशनल डिवीजन बोलते हैं और मियोसिस को रिडक्शनल डिवीजन बोलते हैं। इक्वेशनल डिवीजन नाम इसलिए दिया गया है ऑन द बेसिस ऑफ क्रोमोसोम। ठीक है, तो इसमें इक्वेशनल डिवीजन इसलिए कहा गया है क्योंकि इसमें क्रोमोसोम नंबर सेम रह जाता है माइटोसिस डिवीजन के बाद। मतलब अगर कोई सेल माइटोसिस में जा रहा है, माइटोसिस डिवीजन कर रहा है, तो उससे पहले जितना उसका क्रोमोसोम नंबर था, डिवीजन के बाद भी उतने ही क्रोमोसोम नंबर रहता है। देखो, एज क्रोमोसोम नंबर रिमेन्स सेम आफ्टर माइटोसिस डिवीजन। मतलब माइटोसिस डिवीजन के बाद क्रोमोसोम नंबर सेम होने की वजह से माइटोसिस डिवीजन को हम लोग इक्वेशनल डिवीजन कहते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे सेल पहले कैसा था, 46 क्रोमोसोम्स था। अब ये सेल अगर माइटोसिस डिवीजन किया तो देखो यहाँ पे जो सेल्स बने उनमें 46 क्रोमोसोम्स ही प्रेजेंट है। अब मियोसिस डिवीजन को रिडक्शनल डिवीजन क्यों कहते हैं? क्योंकि ये डिवीजन के बाद क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाता है। मियोसिस डिवीजन के बाद क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाता है, जिससे यहाँ पे देखो, अब मियोसिस में क्या होता है, मियोसिस में दो लगातार डिविजन्स होते हैं और वो दोनों लगातार डिविजन सारे के सारे कहलाते हैं मियोसिस प्रोसेस। मतलब अगर आप एक सेल को बोलोगे कि चलो एक सेल मियोसिस डिवीजन कर रहा है तो उनमें ये सारे प्रोसेसेस होंगे और मियोसिस डिवीजन के बाद हमेशा 4 सेल्स बनते हैं। देखो, और माइटोटिक डिवीजन के बाद 2 सेल्स बनते हैं और मियोसिस डिवीजन के बाद 4 सेल्स बनते हैं। ठीक है, अब ये सेल अगर ये प्रोसेस कर लिया तो ये प्रोसेस पक्का ही करेगा। मतलब मियोसिस डिवीजन, ये पूरा को ही मियोसिस डिवीजन बोलते हैं, जिनमें जो सेल्स पहले 46 क्रोमोसोम्स थे वो बाद में जाके 23 क्रोमोसोम्स में हाफ हो जाते हैं, वो क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाते हैं। तो ये सेल में 46 क्रोमोसोम था, बाकी जो 4 सेल, इसके डिवीजन के बाद जो 4 सेल बना उनमें 23 क्रोमोसोम्स ईच में रह जाते हैं। क्लियर है? तो माइटोटिक डिवीजन इक्वेशनल डिवीजन कहलाता है और म्यूटिक डिवीजन रिडक्शनल डिवीजन कहलाता है ऑन द बेसिस ऑफ क्रोमोसोम नंबर। जिसमें क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाएंगे उसको रिडक्शनल डिवीजन कहेंगे और जिनमें क्रोमोसोम नंबर सेम रह जाते हैं उसे हम इक्वेशनल डिवीजन कहते हैं। ठीक है, और माइटोटिक डिवीजन में 2 सेल्स बनते हैं और जो दोनों का क्रोमोसोम नंबर जितना पहले था, जितना पेरेंट सेल का था, उतने ही उसके बच्चे सेल्स में बनेंगे, दैट इज डॉटर सेल्स में भी उतने ही क्रोमोसोम नंबर रह जाएंगे। और मियोसिस में क्या होगा, इनमें क्या होगा कि इनमें क्रोमोसोम नंबर जो डॉटर सेल्स बनेंगे उनमें आधे हो जाएंगे और मियोसिस डिवीजन के बाद जो डॉटर सेल्स बनते हैं उनका नंबर होता है 4। क्लियर है ये कॉन्सेप्ट? अब हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ, दैट इज कॉन्सेप्ट नंबर 4। देखो, अब हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं कि आप बहुत बार ऐसे सुने होंगे, रिप्रोडक्शन चैप्टर में भी आप सुने होंगे कि हैप्लॉइड डिप्लॉइड वर्ड यूज किया जाता है। ठीक है, ये आपको प्लांट जब आप पढ़ोगे, जब प्लांट्स के बारे में पढ़ोगे तो वहाँ पर भी हैप्लॉइड डिप्लॉइड बोला जाता है कि ये प्लांट हैप्लॉइड है, ये डिप्लॉइड है, ऐसा वर्ड आप सुनोगे। तो हैप्लॉइड डिप्लॉइड का मतलब क्या होता है? कोई आपको बोले कि कोई डिप्लॉइड सेल है, तो डिप्लॉइड सेल का मतलब है कि उनमें 46 क्रोमोसोम्स प्रेजेंट है। ठीक है, अगर कोई बोले कि ह्यूमन का सेल डिप्लॉइड है, इसका मतलब उनमें 46 क्रोमोसोम प्रेजेंट है। ह्यूमंस के केस की बात कर रहे हैं कि ह्यूमंस के केस में डिप्लॉइड सेल्स के अंदर 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। और कोई आपको बोले कि ह्यूमन सेल का हैप्लॉइड सेल है,
ह्यूमन का हैप्लॉइड सेल है, तो हैप्लॉइड सेल के सेट में कितने क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होंगे? जस्ट उसका आधा। हैप्लॉइड मतलब हाफ, दैट इज 23, और डिप्लॉइड मतलब कि उसमें नॉर्मल सेल्स प्रेजेंट होंगे, दैट इज 46 क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होंगे। ठीक है, तो डिप्लॉइड सेल्स सेट ऑफ क्रोमोसोम मतलब जिनमें 46 क्रोमोसोम प्रेजेंट है, और हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम का मतलब जिनमें 23 क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। क्लियर है? अब देखो हमारे शरीर में कौन से ऐसे सेल्स है जो डिप्लॉइड हैं, वो यहाँ पे डिस्कस होएगा। तो हमारे पूरे शरीर में हैप्लॉइड सेल्स होते हैं सिर्फ और सिर्फ गैमेट्स, दैट इज मेल के केस में मेल गैमेट और फीमेल के केस में फीमेल गैमेट। तो मेल गैमेट और फीमेल गैमेट ही ऐसे सेल्स होते हैं जो हैप्लॉइड होते हैं। बाकी हमारे शरीर में जितने भी सेल्स आपको गैमेट्स के अलावे दिखेंगे वो सारे के सारे डिप्लॉइड सेल्स होंगे। तो वही लिखा हुआ है कि गैमेट्स को छोड़ के जितने भी सेल्स हमारे शरीर के हैं वो उन सारे में 46 क्रोमोसोम्स प्रेजेंट है। ठीक है, और गैमेट्स ही ऐसे सेल्स हैं जिनमें हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट है, दैट इज गैमेट्स के पास 23 क्रोमोसोम्स प्रेजेंट है। क्लियर है? अब देखो यहाँ पे जैसे मान लो आपको पता है कि मेल के अंदर शरीर में जैसे अलग अलग ऑर्गन्स होते हैं ना, जैसे कि लीवर होता है, इसोफेगस होता है, स्टमक होता है, उसी प्रकार से एक ऑर्गन और होता है जिसे हम टेस्टिस बोलते हैं। ठीक है, अब टेस्टिस के अंदर कुछ डिप्लॉइड सेल्स प्रेजेंट होते हैं जिनमें मियोसिस होने के बाद स्पर्म बनते हैं। यानी कि ये टेस्टिस ही वो ऐसा ऑर्गन है जिनके अंदर गैमेट्स बनते हैं इन द केस ऑफ मेल। तो मेल में मेल गैमेट्स कहाँ बनते हैं? इस टेस्टिस के अंदर बनते हैं। ठीक है, तो टेस्टिस के अंदर कुछ डिप्लॉइड सेल्स प्रेजेंट होते हैं। ये डिप्लॉइड सेल्स प्रेजेंट होते हैं जिनका प्लॉइडी क्या होता है? 46 होता है, मतलब कि उनमें डिप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं और उनमें मियोसिस होता है। और आपको पता है कि मियोसिस 2 लगातार डिविजन्स होते हैं, एक डिवीजन में 2 सेल्स बनेंगे और दूसरा जो डिवीजन होगा उनमें टोटल 4 सेल्स बन जाएंगे। तो मियोसिस में कैसे बन गए? ये 4 सेल्स बन गए। ठीक है, तो मियोसिस में ये 4 सेल्स बन गए। तो मियोसिस को हम लोग रिडक्शनल डिवीजन बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इनमें क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाते हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पे 46 क्रोमोसोम्स थे, तो 46 का हाफ हो गए, दैट इज 23 क्रोमोसोम्स हो गए स्पर्म में। ठीक है, तो मियोसिस डिवीजन आप देख सकते हो, जैसे हम आपको स्टार्टिंग में बताते कि कैसे गैमेट्स बनते हैं वो आपको बताएंगे। तो देखो यहाँ पे स्पर्म गैमेट कैसे बना? मियोसिस से बना। तो गैमेट्स मियोसिस से ही बनते हैं। इस टेस्टिस ऑर्गन के अंदर कुछ डिप्लॉइड सेल्स प्रेजेंट होते हैं। इस डिप्लॉइड सेल को हम लोग जर्म सेल्स बोलते हैं। ऐसे सेल्स जो मियोसिस डिवीजन करके गैमेट्स बनाते हैं हमारे शरीर के अंदर, ऐसे डिप्लॉइड सेल्स को हम लोग जर्म सेल्स बोलते हैं। ऐसे डिप्लॉइड सेल्स को हम जर्म सेल्स कहते हैं। ठीक है, तो ये डिप्लॉइड सेल्स में क्या हुआ? मियोसिस हुआ, जिसको हम लोग रिडक्शनल डिवीजन भी कहते हैं, और उससे 4 सेल्स बन गए जिससे हम स्पर्म बोल रहे हैं। उसी प्रकार से फीमेल में भी होगा। फीमेल में भी एक ऑर्गन होगा जिसके अंदर कुछ डिप्लॉइड सेल्स प्रेजेंट होंगे जिनमें मियोसिस होगा, और मियोसिस के बाद फीमेल गैमेट बनेगी, दैट इज ओवा या ओवम बनेगा। क्लियर है? तो ये डिप्लॉइड सेल को भी क्या बोलेंगे? जर्म सेल्स बोलेंगे। जो सेल्स गैमेट्स को बनाते हैं उन्हें हम जर्म सेल्स बोलते हैं। ठीक है, तो ये डिप्लॉइड सेल्स में भी 46 क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं और इनमें भी रिडक्शनल डिवीजन दैट इज मियोसिस होके यहाँ पर भी गैमेट्स बनते हैं, दैट इज ओवा, और इनका भी प्लॉइडी होता है, दैट इज इनमें भी क्रोमोसोम होता है 23। क्लियर है? अब यहाँ पे 4 ओवा इसलिए नहीं दिखाया गया है क्योंकि इसमें से जो 3 ओवा होता है वो खराब हो जाते हैं, इसीलिए यहाँ पे एक ही ओवा को हम रिप्रेजेंट किए हैं। ठीक है, बनता तो 4 ही बनेगा क्योंकि मियोसिस डिवीजन में हमेशा सेल्स 4 ही बनते हैं मियोसिस डिवीजन के बाद, लेकिन यहाँ पे एक इसलिए यहाँ पे बनाए हैं क्योंकि यहाँ पे 3 सेल्स खराब हो जाते हैं। 3 बेसिकली ओवा या ओवम खराब हो जाते हैं, एक ही बेसिकली बनता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हम दिखाएं कि स्पर्म और ओवम में कैसे फ्यूजन हो रहा है। आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि स्पर्म और ओवम फीमेल में या मेल में कैसे बनता है? मियोसिस डिवीजन के द्वारा बनता है। मियोसिस डिवीजन से गैमेट्स बनता है। तो हम स्टार्टिंग में आपको बताए थे कि फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स कैसे होता है? सेल डिवीजन से होता है। और वो कौन सा सेल डिवीजन से होता है? दैट इज मियोसिस। मियोसिस वो सेल डिवीजन है, मियोसिस वो डिवीजन है जिसके द्वारा हमारे शरीर में गैमेट्स बनते हैं, मेल के केस में स्पर्म और फीमेल के केस में ओवम। क्लियर है? अब यहाँ पे देखते हैं कि स्पर्म और ओवम फ्यूजन कर रहे हैं। ये स्पर्म मियोसिस से बना हुआ है और ये ओवम भी मियोसिस से बना हुआ है। अब ये दोनों में फ्यूजन हो रहा है, तो इनमें जितने क्रोमोसोम नंबर थे कितने थे? 23। इस ओवा में भी, या ओवम बोलो या ओवा बोलो,
कोई सा भी आप वर्ड यूज़ कर सकते हो। तो स्पर्म में 23 क्रोमोसोम्स थे और ओवम में भी 23 क्रोमोसोम्स थे। ये दोनों को फ्यूज़ होने से जो जाइगोट बना उनमें 46 क्रोमोसोम हो गया। यानी कि हमारे शरीर में 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। यहाँ पे इस जाइगोट से अब ये पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म बनेगा। ठीक है, तो इसमें भी कितना क्रोमोसोम होंगे? 46 होंगे, क्योंकि जाइगोट से बेसिकली पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म कैसे बनता है? माइटोसिस डिवीजन से बनता है। इसमें अगर 46 क्रोमोसोम है तो यहाँ पर भी 46 क्रोमोसोम प्रेजेंट होगा, क्योंकि माइटोसिस एक तरह का इक्वेशनल डिवीजन है जिनमें क्रोमोसोम नंबर डिवीजन से पहले और डिवीजन के बाद सेम रहता है। इसीलिए इसमें 46 क्रोमोसोम, इसमें 46 क्रोमोसोम। अब यहाँ पे एक चीज़ समझो, अगर ये स्पर्म और ओवम माइटोसिस डिवीजन से बनते, यानी कि ये डिवीजन से बनते, तो इनमें भी 46 क्रोमोसोम्स होता और इनमें भी 46 क्रोमोसोम्स होता, और दोनों के फ्यूजन से जो बच्चा बनता, यहाँ पे जो जाइगोट बनता, इसका क्रोमोसोम क्या हो जाता है? 92 क्रोमोसोम्स हो जाता है। ठीक है, और उससे भी 92 क्रोमोसोम होता है, और इसका अगर आगे फर्दर जाके इनमें अगर गैमेट्स बनेंगे तो उसके फ्यूजन से और आगे क्रोमोसोम बढ़ जाएगा, इसके जो बच्चे होंगे उनमें क्रोमोसोम और बढ़ जाएगा। तो क्रोमोसोम नंबर हर पीढ़ी दर पीढ़ी में क्रोमोसोम नंबर बढ़ता तो नहीं है, कांस्टेंट रहता है। तो उसको मेंटेन करने के लिए जो प्रोसेस है वो है मियोसिस। मियोसिस ही वो प्रोसेस है जिससे जनरेशन आफ्टर जनरेशन क्रोमोसोम नंबर 46 मेंटेन्ड है। समझ रहे हो बात को? मियोसिस अगर नहीं होता, ये डिवीजन अगर नहीं होता, तो जनरेशन आफ्टर जनरेशन क्रोमोसोम नंबर बढ़ते ही जाता। इसकी वजह से यहाँ पर क्रोमोसोम नंबर हाफ हुआ, यहाँ पर क्रोमोसोम नंबर हाफ हुआ, और इनका जब फ्यूजन हुआ तब जाइगोट के अंदर 46 क्रोमोसोम बने वापस से। जो एक नॉर्मल जो ह्यूमन में 46 क्रोमोसोम होता है, वो इस जाइगोट में भी 46 क्रोमोसोम हुए। यानी कि पीढ़ी दर पीढ़ी क्रोमोसोम नंबर मेंटेन करने के लिए मियोसिस डिवीजन एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्लियर है? यहाँ तक आपको क्लियर हो जाना चाहिए। अब हम लोग नेक्स्ट मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, दैट इज जेनरेशन टाइम। सबसे पहले ये समझो जनरेशन टाइम बोलते किसको है। जनरेशन टाइम वो टाइम होता है जिसमें एक सेल जो अभी जस्ट बना हुआ सेल है, जस्ट ए मिनट, मान लो कि ये सेल डिवाइड हुआ। ठीक है, मान लो ये सेल डिवाइड हुआ, ये सेल डिवाइड होकर दो सेल बनाया, ये एक सेल और एक ये सेल, ये एक सेल बनाया और ये एक सेल बनाया। अब ये सेल जो अभी अभी बना हुआ है, ये सेल जो अभी अभी बना हुआ है, ये सेल क्या करेगा? ये सेल वापस से अपना लाइफ स्टार्ट करेगा और एक टाइम पे आके ये भी दो सेल में डिवाइड हो जाएगा। तो ये सेल जो अभी अभी बना और उससे अपना जीवन काल कंप्लीट करके वो दो सेल में डिवाइड कर गया, ये टाइम को, जहाँ से वो जीवन उसका स्टार्ट हुआ और जहाँ से वो डिवाइड हो गया दो सेल में, वहाँ तक का टाइम को हम लोग जनरेशन टाइम बोलते हैं। मतलब ये कितना टाइम तक सर्वाइव किया, ये कितना टाइम तक सर्वाइव किया और बाद में जाके दो सेल में डिवाइड हो गया। ठीक है, तो ये कितना टाइम तक एक सेल की तरह सर्वाइव किया जब से वो बना और तब तक जब तक वो डिवाइड हो गया, वो कितना समय वो लिया, उसको, उस टाइम को हम लोग जनरेशन टाइम बोलते हैं। मतलब बनने से लेकर दो सेल डिवाइड हो जाने तक का जो टाइम होता है बीच का, उसे हम जनरेशन टाइम बोलते हैं। ठीक है, तो टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव डिवीजन, मतलब ये एक डिवीजन हुआ, ये एक डिवीजन हुआ और ये दूसरा डिवीजन हुआ, इसके बीच का जो टाइम है, ये टाइम, इसको हम क्या बोलते हैं? जनरेशन टाइम बोलते हैं। ठीक है, तो ह्यूमन सेल को अगर आप लैब के अंदर अगर उसको सारे एक मीडियम के अंदर ग्रो करते हो, एक ह्यूमन सेल को, तो वो 24 घंटा लेता है डिवाइड होने में। और एक ईस्ट का सेल यानी कि ब्रेड में आप देखते होगे बहुत टाइम तक अगर आप ब्रेड को छोड़ दोगे तो कुछ टाइम के बाद उसमें काला काला कुछ ब्लैकिश सा अपीयरेंस आपको देखने लगेगा, तो वो ब्लैकिश सा अपीयरेंस ही ईस्ट होता है। तो वही ईस्ट सेल कितना टाइम में डिवाइड करता है? 90 मिनट में डिवाइड करता है। ठीक है, वही ईस्ट का सेल 90 मिनट में डिवाइड करता है। क्लियर है? अब हम लोग यहाँ से स्टार्ट करने वाले हैं सेल साइकिल। देखो, सेल साइकिल मतलब कि जब से वो बना, जब जाके वो डिवाइड हो गया, तो उसके जीवन काल में क्या क्या फेजेस चले। जैसे हमारे जब ह्यूमंस की अगर बात करें आप, तो ह्यूमंस के शरीर में कौन कौन से फेजेस होते हैं?
तो अगर आप ह्यूमंस की बात करें तो ह्यूमन के जीवन काल में कौन कौन से फेजेस होते हैं? हमारा पहले बचपन होता है, फिर हम प्यूबर्टी टच करते हैं, फिर एक अडल्ट ह्यूमन में कन्वर्ट होते हैं, फिर उसके बाद हम बूढ़े हो जाते हैं और अल्टीमेटली हमारा डेथ हो जाता है। तो ये ह्यूमंस के फेजेस हुए अलग अलग से। उसी प्रकार से एक सेल के जीवन में कौन कौन से फेजेस होते हैं वो यहाँ पे हम देखेंगे। देखो, इसके जीवन काल में 2 फेज होता है। इंटरफेस, जिसमें वो आराम से रिलैक्स कर रहा होता है, रेस्ट कर रहा होता है, अपना जीवन काल जी रहा होता है, अपना जीवन जी रहा होता है। और एक होता है एम फेज, जहाँ से वो डिसाइड करता है कि अरे यार अब हमको डिवाइड कर जाना चाहिए 2 सेल में। तो एम फेज वो फेज है जहाँ पे एक्चुअल में सेल डिवीजन होगा, जहाँ से सेल डिवीजन जस्ट स्टार्ट कर रहा है, दैट इज एम फेज, उसे हम एम फेज बोलते हैं। और इंटरफेस क्या किसे कहते हैं? जिनमें सेल वो आराम से एक सेल है और वो रेस्ट कर रहा है, उस फेज को हम क्या बोलते हैं? इंटरफेस बोलते हैं। तो इस फेज के अंदर 3 फेजेस होते हैं। इस फेज के अंदर 3 फेज होते हैं, दैट इज G1 फेज, S फेज और G2 फेज। देखो, इतना डिटेल में आप मत पढ़ना, बस इतना पढ़ना, बस इतना चीज़ आपको पता होना चाहिए कि इंटरफेस के अंदर DNA रेप्लिकेशन होता है। इंटरफेस वो फेज है जिसमें DNA रेप्लिकेशन होता है। अब DNA रेप्लिकेशन का मतलब क्या हुआ यार? DNA रेप्लिकेशन, जैसे ये एक सेट ऑफ क्रोमोसोम है, हमारे शरीर के अंदर 23 सेट ऑफ क्रोमोसोम है या 23 जोड़े प्रेजेंट है क्रोमोसोम के, ठीक है। तो मान लो ये एक सेट ऑफ क्रोमोसोम है, तो अगर इसमें अगर इंटरफेस के बाद अगर आप पूछोगे, मतलब ये एक सेल है, ठीक है, ये सेल में ये क्रोमोसोम का एक जोड़ा है, तो अगर ये सेल में अगर इंटरफेस के बाद अगर इस सेल को देखोगे, मतलब ये इंटरफेस इसके लाइफ में ये इंटरफेस चला जाएगा। मतलब कहने का मतलब ये है कि लेट्स सपोज करो ये सेल में इंटरफेस पास हो चुका है, ये सेल इंटरफेस अपना पास कर चुका है, तो उसके अंदर क्रोमोसोम किस प्रकार से प्रेजेंट होंगे वो बोलना चाह रहे हैं। देखो, इंटरफेस से पहले ये क्रोमोसोम इस प्रकार से प्रेजेंट थे, इंटरफेस के बाद क्रोमोसोम इस प्रकार से प्रेजेंट है। इनमें कितने अगर आपको संख्या पूछे तो इनमें भी 2 क्रोमोसोम है, इनमें भी 2 ही क्रोमोसोम बोलोगे आप, क्योंकि ये जो इसका रेप्लिकेशन से जो बना हुआ क्रोमोसोम है, देखो क्या हो रहा है यहाँ पे, ये एक क्रोमोसोम था, ये एक क्रोमोसोम था, इसका ही रेप्लिका तैयार हो गया। रेप्लिका मतलब क्या होता है? एग्जैक्ट कॉपी, इसका ही एग्जैक्ट कॉपी तैयार होके इससे अटैच हो गया। समझे क्या हुआ? इस क्रोमोसोम का ही एग्जैक्ट कॉपी बन के इससे अटैच हो गया। तो पहले भी हम एक क्रोमोसोम ही बोल रहे थे, अब डिवीजन के बाद भी हम एक ही क्रोमोसोम बोलेंगे, क्योंकि ये अलग से नहीं बना है, इसके साथ इससे बन के ही इसके साथ ही अटैच हो गया है, इसीलिए इसको अभी भी हम एक ही मानेंगे। यानी कि यहाँ पे जो 1 पेयर ऑफ क्रोमोसोम पहले थे, तो इंटरफेस खत्म होने के बाद, इस सेल के जीवन में इंटरफेस खत्म होने के बाद भी इसमें क्रोमोसोम 2 ही प्रेजेंट है। डिफरेंस क्या है? डिफरेंस बस इतना है कि यहाँ पे इसका एक रेप्लिका तैयार हो गया, इस क्रोमोसोम का एक एग्जैक्ट कॉपी, इसका जुड़वा तैयार हो गया और इसके साथ ही जुड़ गया, इसका जुड़वा तैयार होके इसके साथ ही जुड़ गया, इसीलिए अभी भी इसको एक ही मानेंगे हम। पहले भी इसमें एक मानते थे और बाद में भी एक मानते, बस डिफरेंस ये होता है कि यहाँ पे DNA रेप्लिकेशन होता है। DNA रेप्लिकेशन का मतलब यही हो गया कि इसका जुड़वा तैयार होना और इसके साथ ही अटैच हो जाना, इसको ही DNA रेप्लिकेशन बोलते हैं। तो आपको क्वेश्चन पूछेगा कि DNA रेप्लिकेशन कब होता है, तो आप बोलना इंटरफेज में होता है। आपको ये स्पेसिफाई करके ना ये फेजेस के बारे में नहीं पूछेगा, आपको बस ये पूछेगा कि इंटरफेज के दौरान या फिर DNA रेप्लिकेशन किस फेज के दौरान होता है, तो आप बोलना इंटरफेज के दौरान होता है, बस इतना ही पूछेगा आपको। क्लियर है? तो अब हम लोग देखने वाले हैं माइटोसिस। ठीक है, सेल डिवीजन 2 प्रकार का होता है, एक माइटोसिस और एक मियोसिस। तो हम लोग माइटोसिस के बारे में पढ़ने वाले हैं। देखो, माइटोसिस में 4 फेजेस होते हैं। वो जो माइटोसिस डिवीजन है उसको हम लोग 4 फेजेस में डिवाइड किए हैं, दैट इज प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीरोफेज। ठीक है, ये फेजेस के बारे में थोड़ा सा आप पढ़ लेना, ताकि अगर गलती से भी अगर थोड़ा सा आउटसाइड क्वेश्चन आ जाए तो मतलब हल्का नॉलेज बस आप इस 4 फेजेस के बारे में रख लेना। ठीक है, देखो अब माइटोसिस के बारे में ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको पढ़ना है कि माइटोसिस क्यों होता है। हमारे शरीर में जो सेल्स लॉस्ट हो गए हैं, यानी कि इंजरी, जैसे आपको पहले एग्जांपल लिए थे कि अगर कहीं चोट लग जाता है किसी भी रीज़न की वजह से, तो उस केस में वहाँ पे सेल्स जो डैमेज हुए हैं उसको रिप्लेस करने के लिए नए सेल्स जो बनते हैं वो किस प्रोसेस से बनते हैं? माइटोसिस के द्वारा ही बनते हैं। तो ये क्यों होता है? सेल्स को रिप्लेस करने के लिए, जो इंजर्ड हो गए हैं वो सेल्स को रिप्लेस करने के लिए, या फिर जो सेल्स मर गए हैं उसको रिप्लेस करने के लिए माइटोसिस डिवीजन होता है।
ठीक है। फॉर ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनिज्म, अकर फॉर ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनिज्म, यानी कि ग्रोथ में जो आपको स्टार्टिंग में बताए थे ना कि सेल डिवीजन इस कारण से होता है, तो उनमें से तो आपको माइटोसिस और म्योसिस दोनों का जनरलाइज बताए थे। यहाँ पे आप बता रहे हैं स्पेसिफाई करके कि ये डिवीजन माइटोसिस की वजह से होता है, जैसे कि ऑर्गेनिज्म के ग्रोथ में भी रोल माइटोसिस का ही होता है, ना कि म्योसिस का। इट अकर्स इन सोमैटिक सेल्स। अब सोमैटिक सेल्स क्या होते हैं? वो सेल्स जो गैमेट्स को बनाते हैं, उन सेल्स को छोड़ के, ध्यान से सुनना, जो सेल्स गैमेट्स को बनाते हैं, जो डिप्लॉइड सेल, जैसे कि आपको पहले बताया था ना कि कोई डिप्लॉइड सेल्स जो गैमेट्स बनाते हैं, उन डिप्लॉइड सेल्स को छोड़ के जितने भी बॉडी के, जितने भी शरीर के और सेल्स हैं, सारे सेल्स को सोमैटिक सेल्स बोलते हैं। मतलब टेस्टिस के अंदर वो सेल्स जो बेसिकली हमारे स्पर्म या ओवम को बना रहे हैं, उनको हम लोग जर्म सेल्स बोलते हैं। उन सेल्स को छोड़ के शरीर में और जितने भी सेल्स हुए हैं, वो सबको हम लोग सोमैटिक सेल्स ही कहते हैं, ठीक है। तो सोमैटिक सेल्स में कौन सा डिवीजन होता है? माइटोसिस डिवीजन होता है। अब माइटोसिस डिवीजन के दौरान सेल एक बार डिवाइड करता है, जैसे कि आप पहले देखे थे कि सेल एक ही बार डिवाइड कर रहा था माइटोसिस में, तो सेल एक बार डिवाइड कर रहा है, इसलिए न्यूक्लियस भी इसमें एक ही बार डिवाइड करता है। और इस डिवीजन के बाद 2 डॉटर सेल्स प्रोड्यूस होते हैं, और दोनों डॉटर सेल्स, जितने पेरेंट्स में जितने क्रोमोसोम प्रेजेंट है, डिवीजन के बाद जो डॉटर सेल्स बनेंगे उनमें भी उतने ही क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होंगे। क्लियर है यहाँ तक? तो अब लोग माइटोसिस डिवीजन के ये चारों फेजेस को देखते हैं। उतना डिटेल में नहीं देखेंगे, बस थोड़ा सा सुपरफिशियली आप देख के जाना, ठीक है। देखो ये नॉर्मली एक सेल था जो अभी अभी बना है, ठीक है। अब ये सेल में देखो, हम आपको पहले बताए थे कि हमारे शरीर में जितने भी सेल्स होते हैं उनमें डीएनए क्रोमैटिन के फॉर्म में प्रेजेंट होता है। अभी आपके स्किन में जो सेल प्रेजेंट है उनमें डीएनए क्रोमैटिन के फॉर्म में प्रेजेंट है। आपके हार्ट के सेल्स में डीएनए क्रोमैटिन के फॉर्म में प्रेजेंट है। हमारे शरीर के अंदर जितने भी सेल्स जो डिवीजन अभी नहीं कर रहे हैं, जो डिवीजन परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, वो सारे सेल्स में डीएनए क्रोमैटिन के फॉर्म में ही प्रेजेंट है। बस जब सेल डिवाइड करने जाता है तब उसमें क्रोमैटिन से क्रोमोसोम में कन्वर्ट हो जाता है। अब ऐसा क्यों होता है, इसका रीज़न भी समझ लो कि अगर एक कोई ऐसा स्ट्रक्चर है जो थोड़ा सा, एक मिनट, अगर कोई ऐसा स्ट्रक्चर है जो इस प्रकार से डीएनए के अंदर प्रेजेंट है, इस प्रकार से प्रेजेंट है, लेट सपोज करो, ठीक है, इस प्रकार से प्रेजेंट है, तो आप इसको इक्वली अच्छे से डिवाइड कर सकते हो, या फिर इस प्रकार से स्ट्रक्चर प्रेजेंट है तो इसको इक्वली डिवाइड कर सकते हो। आप खुद से इसका आंसर बताओ। इसको अगर ऐसे रैंडमली आप डिवाइड नहीं कर सकते हो ना, इसको अगर आप क्रोमोसोम के फॉर्म में कन्वर्ट कर दोगे तो इसको अगर 2 सेल में अगर बांटना है तो इस प्रकार से बांट दो, इस प्रकार से बांट दो। इसका जस्ट ये आइडेंटिकल कॉपी ही तो है, इसका जस्ट आइडेंटिकल कॉपी ही है। तो ये वाला कॉपी चल जाएगा तुम्हारा एक सेल में चल जाएगा और ये दूसरा सेल में चला जाएगा। कहने का मतलब ये है क्रोमोसोम के फॉर्म में क्रोमैटिन इसीलिए कन्वर्ट होता है ताकि 2 सेल्स जो बनेंगे डिवीजन के बाद उनमें इक्वली क्रोमोसोम्स डिवाइड हो, उनमें इक्वली क्रोमोसोम या डीएनए प्रेजेंट हो। डीएनए को इक्वली डिवाइड करने के लिए हम क्रोमैटिन को क्रोमोसोम के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, यही रीज़न है। देखो यहाँ पे अब ये सेल जस्ट अभी अभी बना है, तो इनमें, या फिर आपके स्किन के सेल है, लेट्स सपोज करें आपके स्किन के सेल है, तो इनमें भी डीएनए किस फॉर्म में प्रेजेंट होगा? क्रोमैटिन के फॉर्म में प्रेजेंट होगा। देखो यहाँ पे क्रोमैटिन के फॉर्म में प्रेजेंट है, और इसका प्लॉइडी लेट्स सपोज करो 46 है, मतलब इसके अंदर क्रोमोसोम 46 प्रेजेंट है। अब लेट्स सपोज करो ये स्किन का सेल है हमारा, ठीक है, जिसको डिवाइड कर रहा है। डिवाइड क्यों करना है? क्योंकि यहाँ पे लेट्स सपोज करो हमारा कोहनी छिला गया था, जैसा कि पहले एग्जांपल ले रहे थे, तो वहाँ पे ये सेल को डिवाइड करना है और जो सेल डैमेज हो गए हैं उसको रिप्लेस करना है, ठीक है, 2 सेल बना के। तो इनमें क्या होगा? तो इनमें बेसिकली ये सेल पहले इंटरफेज में जाएगी, तो इंटरफेस क्रॉस करने के बाद का स्टेज बता रहे हैं कि अगर ये सेल इंटरफेस क्रॉस कर गई उसके बाद जो सेल में क्या क्या चेंजेस आएंगे उसको यहाँ पे दर्शाया गया है। देखो सेल अंडरगोन इंटरफेस, मतलब ये वो सेल है जो इंटरफेस को क्रॉस कर चुकी है। आपने पहले देखा था ना कि एक सेल साइकिल में पहले इंटरफेज होता है, जैसे देखो यहाँ पे एक सेल में पहले इंटरफेज आता है, उसके बाद एम फेज आता है, तो अब यही इंटरफेस से ये सेल गुजर चुकी है। ये सेल इंटरफेस से नहीं गुजरी थी, ये सेल जस्ट बनी थी। अब ये सेल इंटरफेस से गुजरने के बाद का
कंडीशन क्या होगा वो यहाँ पे बताया गया है। तो जैसा कि हम बोले थे कि इंटरफेस में डीएनए रेप्लिकेशन होता है, डीएनए रेप्लिकेशन होता है और इसका कॉपी बन जाता है, वही चीज़ यहाँ पे हो रहा है। देखो यहाँ पे जो क्रोमैटिन इस तरह से धागा के फॉर्म में प्रेजेंट था, यहाँ पे देखो वो धागे डबल हो चुके हैं, ये धागे डबल हो चुके हैं। अब देखो इसका अगर आप क्रोमोसोम बनाते हो, देखो ये चीज़ हम बना रहे हैं, ये चीज़ सेल के अंदर प्रेजेंट नहीं था, इसको हम बना रहे हैं क्रोमोसोम के फॉर्म में। ये क्रोमोसोम के फॉर्म में प्रेजेंट नहीं था, इसे हम बनाएं अगर, तो देखो क्रोमोसोम किस प्रकार से दिखेगा। इस फेज में जो सेल अभी अभी बना है उसका अगर आप क्रोमोसोम बनाओगे तो ये इस प्रकार से क्रोमोसोम दिखेगा। लेकिन अगर वो सेल का आप क्रोमोसोम बनाओगे जो इंटरफेस को क्रॉस कर चुका है, तो उन सेल्स में क्रोमोसोम अभी भी उतना ही है, नंबर उतना ही होता है, बस इसका कॉपी बन के इससे अटैच हो जाता है। बात को समझे, इसका कॉपी बन के इसके साथ ही अटैच हो जाता है, ठीक है। तो इनमें भी 46 क्रोमोसोम प्रेजेंट है। क्लियर है अभी तक यहाँ? अब देखो ये सेल जो इंटरफेस को क्रॉस कर चुकी है, अब वो किस फेज को क्रॉस करने वाली है, अब किस फेज में जाने वाली है, एम फेज में, क्योंकि इंटरफेस के बाद जो फेज आता है वो होता है एम फेज आपका, ठीक है। तो देखो अब ये एम फेज यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। हम आपको बताए थे एम फेज क्या होता है, माइटोसिस फेज भी हो सकता है एम फेज में, या मियोसिस फेज भी हो सकता है। अभी हम मियोसिस डिवीजन पढ़ रहे हैं, इसलिए ये सेल अब मियोसिस में जाने वाली, ये हम देखने वाले हैं। तो मियोसिस में क्या होता है, ये चारों फेजेस होते हैं, दैट इज प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। तो वही फेज यहाँ से स्टार्ट हो गया है, एम फेज का प्रोफेज यहाँ से स्टार्ट हो गया है। तो देखो अब ये सेल एक्चुअली सेल डिवीजन वाले स्टेज में पहुंच रही है। तो यहाँ पे सेल में क्रोमैटिन प्रेजेंट था जो अब ये कन्वर्ट होगा किसमें, क्रोमोसोम के फॉर्म में, क्योंकि सेल डिवाइड करते वक्त ही क्रोमोसोम बनाता है। तो अब ये सेल में जो न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम प्रेजेंट नहीं थे, क्रोमैटिन प्रेजेंट थे, वो अब क्रोमोसोम में कन्वर्ट होंगे, ये क्रोमैटिन क्रोमोसोम में कन्वर्ट होंगे। तो देखो यहाँ पे इस सेल के अंदर ये ज़्यादा कंडेंस फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है। देखो ये क्रोमोसोम आपको बनते हुए दिख रहे हैं। तो प्रोफेज में क्या होता है, ये क्रोमोसोम बनना स्टार्ट हो जाता है, क्रोमैटिन से क्रोमोसोम बनना स्टार्ट हो जाता है प्रोफेज के दौरान। और यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होती है, न्यूक्लियस का मेम्ब्रेन होती है, वो डिसअपियर होने लगती है, वो डिसअपियर होने लगती है प्रोफेज के अंदर। तो प्रोफेज के अंदर क्या हुआ, दो घटनाएं घटे, एक क्रोमोसोम बनना स्टार्ट हो गया, दूसरा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हटना स्टार्ट हो गया। ये प्रोफेज के अंदर होता है। दूसरा, बस इतना ही आपको याद रखना है, इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं याद रखना, दो ही चीज़ बस इसके बारे में याद करना। अब इसके बारे में देखो क्या याद करना है। मेटाफेज में क्या होता है, अब देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन बन सकता है, आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है कि कौन सा ऐसा सेल ऑर्गेनेलिज है जो सेल डिवीजन में मदद करती है, कौन सा ऐसा सेल ऑर्गेनेलिज सेल के अंदर सेल डिवीजन में मदद करती है, वो होता है सेंट्रियोल या सेंट्रोसोम, ठीक है। क्लियर है? देखो मेटाफेज में सबसे पहला घटना क्या होता है कि यहाँ पे क्रोमोसोम जो कंडेंस और ज़्यादा हो रही थी, मतलब ये क्रोमोसोम जो क्रोमैटिन से बनी थी, ये क्रोमोसोम और ज़्यादा अपने आप को कोयल करती है और ज़्यादा कंडेंस करती है अपने आप को, और इस प्रकार से स्ट्रक्चर बनाती है, इस प्रकार से स्ट्रक्चर बनता है। तो मेटाफेज में सबसे पहला घटना ये घटती है कि क्रोमोसोम यहाँ पे मैक्सिमम कंडेंस्ड फॉर्म में प्रेजेंट होता है, यानी कि मैक्सिमम कोयलिंग एक क्रोमोसोम का इस फेज में होता है, मेटाफेज में होता है। पहला पॉइंट ये। दूसरा पॉइंट कि यहाँ पे जो क्रोमोसोम बनी है, जो रैंडमली यहाँ पे प्रेजेंट था क्रोमोसोम, वो सारे के सारे सेल के जस्ट सेंटर में प्रेजेंट हो जाता है। सब कहीं पर भी अगर न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट था ना, तो वो एक लाइन में अरेंज हो जाता है, एक लाइन में अरेंज हो जाता है, ठीक है। अब देखो यहाँ से एक चीज़ और होती है कि सेंट्रियोल से कुछ धागे से स्ट्रक्चर इस प्रकार से निकलते हैं जो इन क्रोमोसोम के सेंट्रोमियर से आके अटैच होती है। सेंटर में जो प्रेजेंट था वो आपको बताए थे, सेंट्रोमियर से बोलते हैं। तो ये जो धागे निकल रहे हैं ये सेंट्रोमियर से आके अटैच कर रही हैं, ये धागे सेंट्रोमियर से आके अटैच हो रही है, ठीक है। और इधर से भी जो धागे जा रहे हैं वो भी सेंट्रोमियर से अटैच हो रही है, ठीक है। तो मेटाफेज में क्या क्या हुआ, सबसे पहला क्रोमोसोम सबसे ज़्यादा कंडेंस्ड फॉर्म में प्रेजेंट होता है। दूसरा पॉइंट कि ये सेंटर में अरेंज हो जाता है। और तीसरा पॉइंट कि इनमें कुछ धागे आके जुड़ जाते हैं सेंट्रोमियर से,
ठीक है, ये फेज रिप्रेजेंट करता है मेटाफेज। अब नेक्स्ट फेज में चलते हैं, दैट इज एनाफेज। एनाफेज में होता है कि ये जो सेंटर पे अरेंज सेंट्रोमियर थे ये बीच से सेपरेट हो जाते हैं, क्योंकि ये धागे इनको खींच रहे होते हैं। ये धागे इनको ऊपर से इस प्रकार से प्रेशर से खींच रहे हैं और इधर नीचे से भी ये धागे खींच रहे हैं। तो ये धागे इधर से भी खींच रहे हैं, इधर से भी खींचने की वजह से ये सेंटर से स्प्लिट हो जाता है। ये सेंटर से स्प्लिट हो जाता है। देखो किस प्रकार से, जैसे ये इस प्रकार से आपका क्रोमोसोम था, इस प्रकार से क्रोमोसोम था, इधर से ये धागा एक खींच रहा है, इधर से एक धागा खींच रहा है, तो ये बीच से इस प्रकार से स्प्लिट होता है, इस प्रकार से स्प्लिटिंग होता है। ये धागे इधर से खींचते हैं, ये धागे इधर से खींचते हैं और ये बीच से सेपरेट हो जाता है। तो देखो यहाँ पे स्प्लिटिंग को ही शो किया गया है कि ये धागे खींच के बीच से स्प्लिट हो गए क्रोमोसोम, और ये धागे इसको खींच के एक पोल पे ला रहे हैं, इस पोल पे ला रहे हैं, आधे क्रोमोसोम को इस पोल पे ला रहे हैं और आधे क्रोमोसोम को इस पोल पे लाया जा रहा है इस धागे के द्वारा। समझ में आया? अब देखो, मान लो ये धागा अलग हो, मान लो ये क्रोमोसोम अलग हो गया, क्रोमोसोम अलग अगर हो गया, ये क्रोमोसोम अलग हो गया और ये क्रोमोसोम अगर अलग हो गया, तो ये धागे जो इसको खींच रहे हैं, अगर आप इसको खींचोगे, इसको पकड़ के ये सेंटर को खींचोगे, तो इस प्रकार से नहीं होगा कि ये सेंटर को खींच रहे हो तो ये उधर चल जाएगा, बाकी ये दोनों स्ट्रक्चर पीछे चल जाएंगे। ये जो इसके आर्म्स है ये पीछे रह जाएंगे और ये ऐसे खींचा जाएगा। तो इसको खींच रहे हो आप तो ये दोनों पीछे चले जाएंगे। तो वही यहाँ पे दर्शाया गया है एनाफेज में। देखो इसको पकड़ के खींचा जा रहा है ना, तो ये दोनों जो इसके आर्म्स है वो पीछे रह गए और ये खींच के उधर जा रहे हैं। इस केस में भी वैसे ही दर्शाया गया है। तो एनाफेज में क्या होता है, एनाफेज में क्रोमोसोम का स्प्लिटिंग हो जाता है, बीच से टूट जाते हैं, स्प्लिट हो जाते हैं वो, और दोनों अलग अलग पोल की तरफ मूव करने लगते हैं। एनाफेज में ये होता है। अब लास्ट फेज है टीलोफेज। टीलोफेज में क्या होता है कि ये क्रोमोसोम्स इस पोल पे चले गए, इस पोल पे चले गए क्रोमोसोम, और ये न्यूक्लियस का मेम्ब्रेन वापस से आ जाता है। जो इस फेज में न्यूक्लियस का मेम्ब्रेन डिसअपियर हो रहा था वो इस फेज में वापस से आ जाता है। देखो न्यूक्लियस का मेम्ब्रेन वापस से आ गया ना। तो टीलोफेज में क्या होता है, पहला इवेंट कि न्यूक्लियस का मेम्ब्रेन वापस से आ जाता है। दूसरा, ये क्रोमोसोम, ये डीएनए जो क्रोमोसोम के फॉर्म में प्रेजेंट थे अब डीएनए क्रोमैटिन के फॉर्म में वापस से हो जाता है। ये टीलोफेज के दौरान होता है। ठीक है, क्या हुआ टीलोफेज में? सबसे पहला इवेंट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वापस आ गया। दूसरा, ये जो डीएनए क्रोमोसोम के फॉर्म में प्रेजेंट था वो अब क्रोमैटिन के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। ये टीलोफेज के अंदर होता है। क्लियर है यहाँ तक? अब देखो साइटोकाइनेसिस किसको बोलते हैं। साइटोकाइनेसिस मतलब ये जो न्यूक्लियस, अब ये एक सेल के अंदर दो न्यूक्लियस प्रेजेंट है ना, अब तो इसका सेल का साइटोप्लाज्म भी डिवाइड होना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली हम सेल डिवाइड कर रहे थे। अभी तो सबसे पहले न्यूक्लियस डिवाइड किए, न्यूक्लियस डिवाइड हो गया, अब सेल भी डिवाइड हो जाएगा। कैसे डिवाइड होगा? यहाँ पे देखो, जैसे मान लो ये सेल था, ठीक है, इसमें ये न्यूक्लियस था, ये न्यूक्लियस था। क्या होगा, पहले इसमें बीच में इस तरह से एक गड्ढा टाइप का बनता है, इस तरीके से ये बनेगा। यहाँ पे न्यूक्लियस चला जाएगा, ये न्यूक्लियस चल जाएगा, और ये बीच से इस तरह से डीप अंदर चला जाता जाएगा, और इस तरह से अल्टीमेटली दो सेल बन जाएगा, और इसके अंदर ये न्यूक्लियस चले जाएंगे और इनके बेसिकली डीएनए फिर से क्रोमैटिन के फॉर्म में इसके अंदर हो जाएंगे। ठीक है, अल्टीमेटली यही होता है। और देखो साइटोप्लाज्म के डिवाइड होने को, साइटोप्लाज्म का दो अलग अलग भाग में डिवाइड हो जाने को साइटोकाइनेसिस बोलते हैं हम। क्या बोलते हैं? साइटोकाइनेसिस। इसमें सेल डिवाइड हो गया, सॉरी, इसमें सेल दो भाग में डिवाइड हो गया। तो देखो ये डिवीजन हम कौन सा परफॉर्म कर रहे थे? माइटोसिस डिवीजन कर रहे थे। इसलिए जितना क्रोमोसोम नंबर पहले था, स्टार्टिंग में जितना क्रोमोसोम नंबर था, बाद में सेल डिवाइड होने के बाद दोनों का क्रोमोसोम नंबर उतने ही रहा। क्लियर है ये चीज़? आई होप आपको ये क्लियर होना चाहिए। अब कुछ पॉइंट से वो देख लो। यहाँ पे क्रोमोसोम नंबर रिमेन्स सेम आफ्टर माइटोसिस। माइटोसिस से पहले, माइटोसिस के बाद दोनों में क्रोमोसोम नंबर सेम रहता है। माइटोसिस इज सीन ओनली ड्यूरिंग, क्रोमोसोम इज सीन ओनली ड्यूरिंग सेल डिवीजन। मतलब कि सेल जब डिवीजन वाले फेज में जाता है तभी क्रोमोसोम आपको देखने को मिलेगा, नहीं तो हमेशा जो मैक्सिमम जब सेल डिवाइड नहीं कर रहा होता है, वो इंटरफेज में जब होता है एक सेल, तो हमेशा क्रोमैटिन प्रेजेंट होता है। मतलब डीएनए क्रोमैटिन के फॉर्म में प्रेजेंट होता है। वही आपका तीसरा पॉइंट है। क्लियर है यहाँ तक? अब देखो ये बताओ कब बना होगा। क्या आप ये क्वेश्चन का आंसर दो कि ये क्या इंटरफेज से पहले बना हुआ क्रोमोसोम है या इंटरफेज के बाद बना हुआ क्रोमोसोम है? ये बताओ। ये इंटरफेज से पहले नहीं,
इंटरफेस के बाद बनने वाला क्रोमोसोम है, ठीक है, क्योंकि इंटरफेस से पहले क्रोमोसोम इस प्रकार से था, इंटरफेस क्रॉस करने के बाद क्रोमोसोम इस प्रकार का हो गया, तो ये इंटरफेस के बाद वाला क्रोमोसोम को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये पूरा का पूरा एक क्रोमोसोम है। इनमें देखो ये जो आर्म्स आपको दिखते हैं ना, ये पूरा एक को रिप्रेजेंट करता है, ये पूरा एक आर्म को रिप्रेजेंट करता है। ये दो मिला के एक क्रोमैटिड बनाता है, ये दो मिला के ये और ये दोनों मिला के एक क्रोमैटिड कहलाते हैं। तो इनमें टोटल कितने क्रोमैटिड हुए? 2, एक ये क्रोमैटिड एक ये क्रोमैटिड, 2 क्रोमैटिड हुए। और बीच में प्रेजेंट होता है एक सेंट्रोमियर, सेंटर में प्रेजेंट है सेंट्रोमियर। क्लियर है? तो ये एक क्रोमोसोम में 2 क्रोमैटिड प्रेजेंट है, एक ये प्लस एक सेंट्रोमियर प्रेजेंट है। अगर आपको पूछे कि आप ये क्रोमोसोम को देखो, इनमें कितने क्रोमैटिड प्रेजेंट है? एक क्रोमोसोम में एक ही क्रोमैटिड प्रेजेंट है और एक ही सेंट्रोमियर प्रेजेंट है, अगर इसकी बात करें तो हम। क्लियर है यहाँ तक? तो अब हम लोग नेक्स्ट सेल डिवीजन पढ़ेंगे, दैट इज मियोसिस। मियोसिस किन में होते हैं? जर्म सेल्स में होते हैं। जैसे कि आपको बोले थे कि टेस्टिस और ओवरी के अंदर डिप्लॉइड सेल्स जो कि स्पर्म और ओवम को बना रहे थे, उन सेल्स को हम लोग जर्म सेल्स बोलते हैं। तो मियोसिस किन में होता है? जर्म सेल्स में होता है। और इससे 4 डॉटर सेल्स बनते हैं। मियोसिस डिवीजन के बाद 4 डॉटर सेल्स बनते हैं और वो चारों डॉटर सेल्स में क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाते हैं। क्लियर है? अब यहाँ पे कुछ टर्म्स है जो आपको याद रखने पड़ेंगे। मियोसिस डिवीजन पढ़ने से पहले आपको कुछ टर्म्स है जो आपको याद करने पड़ेंगे। दैट इज, एक है होमोलोगस क्रोमोसोम्स। तो होमोलोगस क्रोमोसोम्स वो क्रोमोसोम होते हैं, वो क्रोमोसोम के जोड़े जो एक पापा से मिला हुआ रहता है और एक क्रोमोसोम मदर से मिला हुआ रहता है, वो क्रोमोसोम को हम लोग क्या बोलते हैं? होमोलोगस क्रोमोसोम। ध्यान से सुनो, होमोलोगस क्रोमोसोम उन क्रोमोसोम के जोड़े को बोलते हैं जो एक हमें पिता से मिलता है, एक हमें माता से मिलता है। वो दोनों क्रोमोसोम के जोड़ों को क्या बोलेंगे? होमोलोगस क्रोमोसोम बोलेंगे। देखो यहाँ पे, पेयर ऑफ क्रोमोसोम ऑब्टेन फ्रॉम फादर एंड अदर फ्रॉम मदर। तो हमारे शरीर के अंदर टोटल 46 क्रोमोसोम्स होते हैं और उनमें 23 क्रोमोसोम्स हमें मम्मी से मिले हुए रहते हैं और 23 क्रोमोसोम फादर से मिले हुए रहते हैं। तो हमारे शरीर के अंदर कितने होमोलोगस पेयर हुए? दैट इज 23। क्लियर है? अब यहाँ पे एक टर्म और है, सिस्टर क्रोमैटिड। एक टर्म क्लियर हो गया, होमोलोगस क्रोमोसोम। हमारे शरीर में कितने होमोलोगस क्रोमोसोम होंगे? 23 क्रोमोसोम, 23 पेयर होंगे होमोलोगस के, और उनमें एक मम्मी से मिला हुआ रहेगा एक पेयर और एक फादर से मिला हुआ रहेगा पेयर। ठीक है? अब सिस्टर क्रोमैटिड देखते हैं। सिस्टर क्रोमैटिड क्या होता है? जैसे ये एक क्रोमैटिड जिसका एग्जैक्ट कॉपी ये तैयार होकर इसके साथ जो अटैच होता है सेंट्रोमियर के साथ, इसे बोलेंगे सिस्टर क्रोमैटिड। मतलब इसका जस्ट एग्जैक्ट कॉपी ये होता है, एग्जैक्ट कॉपी इसका ये होता है। तो ये दोनों क्या हो गए? सिस्टर क्रोमैटिड हो गए। क्या आपको एक क्वेश्चन और पूछते हैं, क्या ये एक सिस्टर क्रोमैटिड है? ये क्रोमैटिड और ये क्रोमैटिड क्या एक सिस्टर क्रोमैटिड है? बिल्कुल भी नहीं। ये क्रोमैटिड ये और ये सिस्टर क्रोमैटिड नहीं है। सिस्टर क्रोमैटिड कौन है? ये और ये दोनों आपस में सिस्टर क्रोमैटिड है और ये दोनों आपस में सिस्टर क्रोमैटिड है। क्लियर है? तो ऐसे क्रोमैटिड जो उसके रेप्लिकेशन से बने हुए होते हैं, ये इसके रेप्लिकेशन से बना हुआ ये है, तो ये दोनों सिस्टर क्रोमैटिड कहलाएगा। क्लियर है? तो चलो हम लोग पढ़ते हैं मियोसिस का डिवीजन। यहाँ पे एक डिप्लॉइड सेल है जिसको मियोसिस डिवीजन जिसके अंदर होने वाला है। तो इनमें अभी 46 क्रोमोसोम प्रेजेंट है। तो अब अगर आप इसका क्रोमोसोम बनाते हो तो वो इस प्रकार से दिखता है जैसा कि हम लोग पहले देखे थे। ठीक है? अब ये सेल इंटरफेस से क्रॉस कर चुका है। इंटरफेस क्रॉस करने के बाद क्या होता है? ये डीएनए का रेप्लिकेशन हो जाता है, डीएनए का कॉपी बन जाता है। तो अभी कैसा क्रोमोसोम प्रेजेंट होगा? इसका जस्ट एक कॉपी तैयार हो गया होगा क्रोमैटिन का। और अगर क्रोमोसोम की तरह हम बना के देखें तो वो इस प्रकार से क्रोमोसोम प्रेजेंट होगा एक सेल के अंदर। अब चलो ये सेल को हम मियोसिस फर्स्ट में ले जाते हैं। तो आपने एक चीज़ नोटिस किया होगा कि चाहे आप माइटोसिस कर रहे हो चाहे आप मियोसिस कर रहे हो, इंटरफेज दोनों में ही होता है। मतलब इंटरफेज एक ऐसा फेज है जो दोनों सेल्स में होगा, जो मियोसिस में भी जाने वाले हैं और माइटोसिस में जाने वाले हैं। दोनों सेल्स में इंटरफेस तो होता ही होता है। क्लियर है? अब मियोसिस फर्स्ट देखते हैं क्या होता है। अगर ये सेल मियोसिस फर्स्ट में जाएगा तो इनमें जो क्रोमोसोम प्रेजेंट है, जैसे अगर हम ये तो दर्शा रहे हैं तो आप इससे समझ लो। ठीक है? जैसे मान लो मियोसिस फर्स्ट में क्या होता है,
पूरा मियोसिस डिवीजन को 2 फेज में डिवाइड किए हैं, एक मियोसिस फर्स्ट और एक मियोसिस सेकेंड। जैसा कि हम बोले कि ये डिवीजन 2 बार होता है, एक बार ये एक बार ये, तो पहला जो डिवीजन है उसको हम लोग मियोसिस फर्स्ट डिवीजन कहते हैं और दूसरा डिवीजन मियोसिस सेकेंड डिवीजन बोलते हैं। ठीक है, तो मियोसिस फर्स्ट में क्या होता है, क्रोमोसोम नंबर जस्ट हाफ हो जाएगा। मियोसिस फर्स्ट में ही क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाएगा और इनमें जो क्रोमोसोम नंबर हाफ हो रहे हैं, एक आपको पापा से मिले हुए क्रोमोसोम, एक मदर से मिले हुए क्रोमोसोम, ये दोनों क्रोमोसोम आधे होते हैं मियोसिस फर्स्ट में। अब एक फादर से मिला हुआ क्रोमोसोम और एक मदर से मिला हुआ क्रोमोसोम को साथ में हम क्या बोलते हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम बोलते हैं। तो हम कहते हैं कि मियोसिस फर्स्ट में होमोलोगस क्रोमोसोम्स अलग हो जाते हैं। मतलब जैसे लेट सपोज करो ये लाइन में 23 क्रोमोसोम अरेंज्ड हैं और ये लाइन में 23 क्रोमोसोम अरेंज्ड है, तो ये 23 क्रोमोसोम इधर और इधर के 23 क्रोमोसोम जो एक मदर से मिले हुए क्रोमोसोम्स थे और एक फादर से मिले हुए क्रोमोसोम्स थे, वो दोनों अलग हो जाते हैं मियोसिस फर्स्ट के दौरान। ठीक है, तो अगर एक सेल के अंदर हाफ क्रोमोसोम पहुंचा, इट मीन्स कि 23 क्रोमोसोम इसमें पहुंचा और इसमें पहुंचा, इसलिए बोलते हैं कि मियोसिस फर्स्ट के समय होमोलोगस क्रोमोसोम्स अलग होते हैं। समझ में आया? मतलब एक मम्मी से मिला हुआ एक पापा से मिला हुआ क्रोमोसोम्स अलग कब होते हैं, मियोसिस के दौरान अलग होते हैं। ठीक है, मियोसिस फर्स्ट के दौरान अलग होते हैं। कौन सा मियोसिस के दौरान, मियोसिस फर्स्ट के दौरान। ठीक है, अब हम लोग पढ़ते हैं मियोसिस सेकेंड के दौरान क्या होता है। मियोसिस सेकेंड जस्ट एग्जैक्टली माइटोसिस के जैसा है। माइटोसिस में आप क्या किए थे, इसको बीच से डिवाइड किए थे ना, इसको बीच से ऐसे डिवाइड किए थे माइटोसिस के दौरान, तो यहाँ पर भी वैसा ही हो रहा है, जस्ट वही चीज़ हो रहा है। एक मिनट देखो, मियोसिस सेकेंड में क्या होगा, जैसे मान लो ये एक सेल है, इनमें इस प्रकार से क्रोमोसोम है, तो इसका हाफ क्रोमोसोम एक सेल में चल जाएगा, इसका हाफ क्रोमोसोम और इसका हाफ क्रोमोसोम। ये काम कब हो रहा है, मियोसिस सेकेंड में हो रहा। और मियोसिस फर्स्ट में क्या हुआ था, मियोसिस फर्स्ट में होमोलोगस क्रोमोसोम्स अलग हुए थे और मियोसिस सेकेंड में ये बीच से ऐसे कट रहा है, माइटोसिस के जैसा ही। माइटोसिस में आप देखे थे ना कि इस तरह से सेल्स अरेंज हुए थे, चाहे इस तरह से बनाओ या इस तरह से बनाओ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ से बीच से अलग हो गया था, ये वाला और ये वाला एक पोल में चला गया था और इधर साइड वाला एक पोल में चला गया था। तो वही चीज़ यहाँ पर होता है मियोसिस सेकेंड में। बस डिफरेंस ये होता है मियोसिस सेकेंड और माइटोसिस में कि माइटोसिस में पहले सेल्स 46 प्रेजेंट थे और बाद में 46 रहते हैं और यहाँ पे 23 क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि मियोसिस फर्स्ट में ऑलरेडी क्रोमोसोम हमारे हाफ हो चुके हैं और मियोसिस सेकेंड में यही क्रोमोसोम बेसिकली ये बीच से कट जाएंगे तो इधर चल जाते हैं और इधर चल जाते हैं। तो बेसिकली 2 सेल्स बनते हैं जिनमें क्रोमोसोम नंबर सेम होते हैं, क्योंकि मियोसिस सेकेंड तो माइटोसिस के जैसा है ना, इनमें भी क्या होता है, क्रोमोसोम नंबर सेम रह जाता है। तो मियोसिस सेकेंड के बाद भी क्रोमोसोम नंबर सेम रह जाता है, जैसा कि माइटोसिस में होता है। क्लियर है आपको? तो देखो यहाँ पे मियोसिस फर्स्ट में क्या हुआ, होमोलोगस क्रोमोसोम अलग हुए और मियोसिस सेकेंड में क्या होता है, सिस्टर क्रोमैटिड अलग होते हैं। आपको कभी भी मियोसिस सेकेंड के बारे में पूछे तो आप माइटोसिस को ही सोचना, क्योंकि माइटोसिस में भी सिस्टर क्रोमैटिड ही अलग हुए थे माइटोसिस के दौरान भी। ठीक है, अब देखो ये चीज़ एक याद करने वाला है, क्योंकि इस चीज़ को समझने के लिए ना आपको बहुत ज़्यादा डीप में हर चीज़ों को पढ़ना पड़ेगा, जो कि अभी आपको उतना डिटेल में पढ़ना ज़रूरत भी नहीं है। तो आप बस एक चीज़ याद रख लो कि एक प्रोसेस होता है जिसे हम कहते हैं क्रॉसिंग ओवर, जो कि मियोसिस फर्स्ट में होता है। याद रखना बस, अब ज़्यादा टेंशन मत लेना इस बात को लेके, बस एक चीज़ ये याद रखना कि क्रॉसिंग ओवर मियोसिस फर्स्ट में ही होता है। मियोसिस फर्स्ट में क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर होता है, बस इतना ही याद रखना। और मियोसिस फर्स्ट ही वो रीज़न है, मियोसिस फर्स्ट में क्रॉसिंग ओवर होना ही वो रीज़न है जिससे हम अपने पेरेंट्स से अलग दिखते हैं। सारे पूरे एग्जैक्ट कॉपी तुम अपने पेरेंट्स के नहीं होते हैं, कुछ ना कुछ वेरिएशंस हम में और हमारे पेरेंट्स में होते हैं, तो वो वेरिएशंस का रीज़न यही क्रॉसिंग ओवर है। बस इतना ही याद रखना मियोसिस फर्स्ट में। जो याद करने वाला चीज़ें एक ही है कि क्रॉसिंग ओवर होता है मियोसिस फर्स्ट में और यही क्रॉसिंग ओवर रिस्पॉन्सिबल होता है वेरिएशंस के लिए, जो कि हम अपने पेरेंट्स से अलग होते हैं उनको ही तो वेरिएशन बोलते हैं। तो वेरिएशंस हमारे पेरेंट्स में जो वेरिएशंस है उसका कारण मियोसिस फर्स्ट में होने वाला क्रॉसिंग ओवर है। बस इतना ही याद रखना है। और एक मियोसिस सेकेंड तो माइटोसिस के जैसा होता है, जैसा कि आपको पहले बोले थे। क्लियर है? तो ये डायग्राम सब जितना भी अभी तक आप पढ़े हो सबको कंक्लूड कर देगा। देखो एक सेल है जो जिनमें 46 क्रोमोसोम प्रेजेंट है, तो इंटरफेस के बाद भी तो 46 क्रोमोसोम्स ही बनते हैं। डिफरेंस क्या होता है कि इसमें डीएनए का रेप्लिकेशन हो जाता है। ये जो सेल इस प्रकार से है, इसका
बहन बन जाएगी, दैट इज सिस्टर क्रोमैटिन बन जाएगी, और इसके साथ ही अटैच हो जाएगी, दैट इज सेंट्रोमियर के साथ ही। तो इंटरफेस के बाद वाला फेज समझ में आ गया कि इनमें भी सिस्टर क्रोमैटिन बन जाती है, इसमें भी सिस्टर क्रोमैटिन बन जाती है, लेकिन क्रोमोसोम नंबर दोनों में सेम रहता है। ठीक है, अब इसको माइटोसिस कर रहा है, ये सेल माइटोसिस में जा रहा है, तो माइटोसिस में जाने के बाद भी क्रोमोसोम नंबर तो सेम रह जाता है। और मियोसिस में क्या होता है, मियोसिस में पहले तो मियोसिस फर्स्ट होता है, फिर मियोसिस सेकेंड होता है। तो मियोसिस फर्स्ट में क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाती है। जैसे कि अगर आप जनरली ऐसे देखो कि इसमें 4 सेल्स थे, एक सेल के अंदर 4 सेल थे। अब ये सेल से अगर 2 सेल बना, तो ये जो दोनों सेल बना है इनमें 2-2 क्रोमोसोम ट्रांसफर हुए हैं, यानी कि 4 सेल से 4 क्रोमोसोम से 2 क्रोमोसोम इसमें ट्रांसफर हो गए, 2 क्रोमोसोम इसमें ट्रांसफर हो गए। लेट सपोज करो ये दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम था, तो एक होमोलोगस क्रोमोसोम का पेयर, एक होमोलोगस क्रोमोसोम का एक इसमें आ जाएगा और एक दूसरा वाला इसमें आ जाएगा। और लेट सपोज करो ये एक होमोलोगस क्रोमोसोम था, तो इनमें से एक यहाँ आ जाएगा और एक यहाँ आ जाएगा। यही मियोसिस फर्स्ट में होता है। ठीक है, क्रोमोसोम नंबर जस्ट हाफ हो जाता है। और मियोसिस सेकेंड में क्या होता है, माइटोसिस के जैसे, इसमें 23 क्रोमोसोम, तो ये सब में भी 23 क्रोमोसोम प्रेजेंट होंगे। बस इसमें क्या होता है कि सिस्टर क्रोमैटिन भी इससे अलग हो जाती है, सिस्टर क्रोमैटिन एक दूसरे से अलग हो जाती है और 2 अलग अलग सेल्स में ट्रांसफर हो जाती है। मियोसिस सेकेंड की कहानी बस यही है। ठीक है, तो ये बेसिकली ये पेज आपको सारे पढ़े हुए चीज़ों को कंक्लूड कर देगा, आप जो भी अभी तक पढ़े हुए हो। क्लियर है? आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो जाना चाहिए। अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। तो देखो, सबसे पहला क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट इन सोमैटिक सेल ऑफ ह्यूमन। ह्यूमंस के सोमैटिक सेल्स में कितने क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं? सोमैटिक सेल मतलब बॉडी के सारे सेल्स जो बेसिकली जिनका कोई भी नाता नहीं होता है मेल और फीमेल गैमेट्स बनाने में, क्योंकि मेल और फीमेल गैमेट्स बनाने में जो सेल्स इन्वॉल्व होती है उसको जर्म सेल्स बोलते हैं, और जो इन्वॉल्व बिल्कुल भी नहीं सो करती वो सारे सोमैटिक सेल्स होते हैं, जैसे कि लीवर के सेल्स, ईसोफेगस के सेल्स, ईसोफेगस मतलब आपका फूड पाइप का सेल्स, बॉडी के जितने भी सेल्स हैं, हार्ट के सेल्स, लंग्स के सेल्स, वो सारे सेल्स सोमैटिक सेल्स कहलाते हैं। तो उनमें कितने क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं? दैट इज 46। उनमें 46 क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रोमोसोम कंसिस्ट ऑफ। आपको अभी थोड़ी देर पहले ही बताए थे कि क्रोमोसोम में डीएनए और प्रोटीन दोनों होता है, बताए थे, तो इसका आंसर क्या होगा? डीएनए एंड प्रोटीन। तीसरा क्वेश्चन, विच डिवीजन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर गैमेट फॉर्मेशन। बताओ, गैमेट फॉर्मेशन के लिए कौन सा डिवीजन रिस्पॉन्सिबल होता है? स्पर्म और ओवम बनाने के लिए कौन सा डिवीजन की वजह से स्पर्म और ओवम बना था? दैट इज मियोसिस डिवीजन की वजह से बना था। तो आप यहाँ पे लिख दो मियोसिस। बेसिस यूनिट ऑफ हेरिडिटी क्या होता है? वो यूनिट जो इन्फॉर्मेशन को पेरेंट से लेके हमारे में लेके आता है वो डीएनए होता है, लेकिन बेसिक यूनिट पूछ रहा है ना, उसमें स्पेसिफिकली आप बताना कि जीन होता है। अगर जीन ऑप्शन में नहीं होगा तो आप डीएनए को टिक करना। ठीक है, तो बेसिक यूनिट ऑफ हेरिडिटी क्या होता है? जीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ डीएनए। डीएनए को कंडेंस करेंगे तो सबसे कंडेंस फॉर्म क्या था? बताओ, क्रोमोसोम था। नेक्स्ट, विच डिवीजन इसको रिडक्शनल डिवीजन। बताओ किन में रिडक्शनल डिवीजन होता है? रिडक्शनल डिवीजन का माने कि वो डिवीजन जिनमें क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाता है, वो डिवीजन है हमारा मियोसिस। हैप्लॉइड सेल्स इन आवर बॉडी। हमारे शरीर में कौन से हैप्लॉइड सेल्स प्रेजेंट होते हैं? हमारे शरीर में कौन से ऐसे सेल्स होते हैं जो हैप्लॉइड होते हैं? अगर मेल की बात करें तो मेल में हो गया आपका स्पर्म, दैट इज मेल गैमेट, और अगर फीमेल की बात करें तो फीमेल में ओवम हो गया, ओवम या ओवा बोल दो। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, जनरेशन टाइम फॉर ह्यूमन सेल। ह्यूमन सेल कितने टाइम में डिवाइड करता है? अभी आपको बताए थे 24 घंटा में डिवाइड करता है, दैट इज 24 आवर्स। और अगर ईस्ट सेल की बात करें तो वो कितना टाइम में डिवाइड करता है? याद करो, 90 मिनट्स में। ठीक है, डीएनए रेप्लिकेशन टेक्स प्लेस इन। डीएनए रेप्लिकेशन कब होता है? कब उसका कॉपी, एग्जैक्ट कॉपी बनता है? इंटरफेज में बनता है। कब बनता है? इंटरफेज में। विच डिवीजन रिजल्ट इन सेम क्रोमोसोम नंबर एज देयर पेरेंट्स। कौन सा ऐसा डिवीजन था जिनमें क्रोमोसोम नंबर पहले और उनके डॉटर सेल्स में एग्जैक्ट कॉपी होता है, मतलब कि एग्जैक्ट क्रोमोसोम होता है? बताओ, माइटोसिस डिवीजन।
होमोलोगस क्रोमोसोम गेट सेपरेटेड इन, होमोलोगस क्रोमोसोम मतलब एक क्रोमोसोम जो फादर से मिला रहता है, एक मदर से मिला हुआ रहता है, तो वो क्रोमोसोम कब अलग होते हैं? मियोसिस फर्स्ट के दौरान अलग होते हैं। हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेक्स ऑफ बेबी, बच्चे के सेक्स के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होता है? मेल पेरेंट के फीमेल पेरेंट? दैट इज मेल पेरेंट। और कैसे रिस्पॉन्सिबल होता है? तो यहाँ पे मेरा रिकॉर्डिंग ऑफ हो गया था, इसीलिए ये कंप्लीट कर दिया और रिकॉर्ड हुआ नहीं। तो चलिए यहाँ से देखते हैं व्हाट इज क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। तो कैसे होता है वो आप अपने एक बार रिवाइज कर लेना, ठीक है, कि कैसे होता है, कैसे मेल रिस्पॉन्सिबल होता है, मेल पेरेंट रिस्पॉन्सिबल होता है बच्चे के सेक्स के लिए, वो आप रिवाइज कर लेना एक बार अपने माइंड में। बता दिए थे आपको पहले ही। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, दैट इज व्हाट इज क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। तो मेल में आप एक बार सोचो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम क्या था, बताते हैं। दैट इज एक्स्ट्रा एक्स मेल में आ जाने की वजह से क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम होता है, और उनमें मेल में फीमेल लाइक कैरेक्टर्स, फीमेल लाइक फीचर्स फीमेल में आ जाती है, तो वो क्या होता है, वो डिजीज का क्या नाम है? क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, ठीक है। तो एक्स्ट्रा एक्स मेल में आ जाने की वजह से क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम होता है। व्हाट इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ डीएनए, बताओ। तो फंक्शनल यूनिट ऑफ डीएनए बेसिक यूनिट ऑफ हेरिडिटी होता है, दैट इज जीन। तो लास्ट क्वेश्चन है, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट में कितने क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो बताओ आप कितने क्रोमोसोम्स होंगे। देखो, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट मियोसिस के बाद बनता है, इसीलिए ये दोनों में 23 और 23 क्रोमोसोम्स होंगे रिस्पेक्टिवली। क्लियर है? तो ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ आप लाइक कर दें, एंड अगर आपको कोई सजेशन देना है तो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, एंड ऑल्सो डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। बाय बाय।